दरअसल मेरे दोस्तों कुछ इस तरह एक नदी थी जो कि अब सूखी हुई है। सभी कविता प्रेमियों को, सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ काव्य संध्या कविता के रंग रामदरस मिश्र के संग में, जो कि एक संयुक्त आयोजन है स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वेब जर्नलिज्म श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय एलुमनाइज और स्पोर्ट्स क्रीड़ा का। इसका पिछले 46 कड़ियों संयोजन कर रही हैं प्रोफेसर स्मिता, संचालन कर रहे हैं ओम निश्चल जी, बांसुरी पर मंगल ध्वनि के साथ हमारा साथ देते हैं जी, और हम सभी का सानिध्य कर रहे हैं हिंदी साहित्य के पुरोधा साहित्यकार रामदरस मिश्र। संचालन की पतवार आदरणीय ओम निश्चल जी की ओर बढ़ाने से पूर्व आप सभी के लिए अपनी एक छोटी सी गजल निवेदित करता हूँ कि जलाया है दीवा कहो तो बुझा दे, जलाया है दीवा कहो तो बुझा दे, कहो तो तुम्हें एक अनोखी सजा दे। तज हमें दूर जिसके संग में खड़े हो, तज हमें दूर जिसके संग में खड़े हो, नाम चुपके से उनको अपना बता दें। यूं खड़े हो किनारे को कब तक तकोगे, यूं खड़े हो किनारे को कब तक तकोगे, हाथ खोलो तुम्हें तैरना हम सिखा दे, हाथ खोलो तुम्हें तैरना हम सिखा दे। बहुत गिर चुके हो मोहब्बत में तुम जो, बहुत गिर चुके हो मोहब्बत में तुम जो, मोहब्बत में तुमको संभलना सिखा दें। क्या बात, क्या बात। रास्ता जो चुना है सुनो तुमने बेबस, रास्ता जो चुना है सुनो तुमने बेबस, खुद से बहुत तुमको लड़ना बता दे, खुद से बहुत तुमको लड़ना बता दे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय ओम निश्चल जी। जी बहुत धन्यवाद रविशंकर जी। हम सुन रहे हैं कविता के रंग रामदरस के संग में कवियों का काव्य पाठ। ये परंपरा लगभग 1.5 साल पुरानी हो चुकी है। जब कोरोना अपने चरम पर था तो स्मिता जी ने ये सोचा कि 98 वर्षीय अपने पिता को कैसे सक्रिय रखें, जिनके दरवाजे पर लोग मिलने आते थे, अपनी कविताएं सुनाते थे, बातें करते थे, उन्हें उन बदकहियों में कैसे शामिल रखा जाए आधुनिक तकनीक के द्वारा। और ये संभव हुआ और आज इसकी 46वीं कड़ी है। कभी 3, कभी 4 कभी हमारे मध्य होते हैं। हमारे समय के सभी शैलियों में उत्तम लिखने वाले लोग यहाँ पर होते हैं। वे और उन पीढ़ियों से कविता रचने वाले विभिन्न कवियों की जितनी पीढ़ियां हो सकती हैं उससे संवाद करते हैं। रामदरस जी अपनी कविताएं सुनाते हैं और बहुत प्रतिकृत होते हैं, और वे इस समय यहाँ पर बैठे हैं। उनके प्रति हार्दिक अभिवादन के साथ, हार्दिक विनम्रता के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हम सबसे पहले मंगल ध्वनि से करते हैं, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं राजधानी कॉलेज के अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर वेद मित्र शुभ। स्वागत, मंगल ध्वनि। धन्यवाद। रामदरस मिश्र जी और माता जी को सादर प्रणाम। आदरणीय ओम निश्चल जी को सादर प्रणाम। आप सभी का सादर अभिनंदन। आज के इस कड़ी में एक धुन प्रस्तुत है, वैष्णव जंतु तेने कहिए पीर पराई जाने रे। बहुत बढ़िया।
धन्यवाद। बहुत धन्यवाद इस मंगल ध्वनि के लिए वेद मिर्ची। कविता के रंग रामदास मिश्र के संग की इस कड़ी में रामदास जी जिन कवियों के सानिध्य में हैं वे हैं श्री विनोद दास जी, डॉक्टर सविता सिंह जी, लीना मल्होत्रा राव जी और डॉक्टर राकेश रंजन जी। सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस कविता कड़ी या इस कविता सीरीज या श्रृंखला का महत्व इसलिए ही है कि रामदास जी जैसे कवि, कथाकार, गद्यकार, विभिन्न विधाओं में हस्तक्षेप रखने वाले ऐसे लेखक जो मैं कहता हूं हिंदी विश्व के जाने माने हस्ताक्षर हैं, और इस उम्र में भी वे अपनी रचनात्मक सक्रियता से सक्रिय रहने का संदेश देते हैं। और उनके होने के कारण एक ऐसा शती पुरुष हमारे बीच है जिसके साथ कुछ पढ़कर, कुछ सीखकर, जिससे सुनकर, जिसको सुनाकर हम अभिभूत होते हैं। और कविता हमारे मन की अभिव्यक्ति है। वो जिस शैली में भी कहने की कलाएं विकसित है उनमें कविता भी एक है। और अनेक तरह से हम अपने मन की बात, दूसरे की बात किसी भी तरह से कविता में कहते हैं। और कविता ही एक ऐसी विधा है जिसको कभी पढ़ें तो वो कविता रिपोर्टाज जैसी लगती है, कभी वो कहानी जैसी लगती है, कभी वो सूक्त जैसी लगती है, कभी मुहावरे की तरह लगती है। एक तरह से मुझे लगता है कि जीवन का जो सत्व है, जिन जिन जगहों से, जिन जिन अनुभवों से छन कर आता है, वो हमारी कविता में अपनी जगह बनाता है। कविताएं स्थूल भी होती हैं, कविताएं सूक्ष्म भी होती हैं, बिल्कुल उसी तरह होती हैं जैसे मनुष्य और प्राणी जगत में अनेक तरह के प्राणी पाए जाते हैं। तो इसी तरह से कविता का जो वैविध्य है, जो उसका सौंदर्य है, वो देश काल परिस्थिति के अनुरूप अपना व्यक्तित्व बनाती है कविता। और हमारी हिंदी कविता में भी इस तरह की तमाम तरह की आवाजें हैं, शैलियां हैं, वैविध्य है। और यही है जो हिंदी कविता को पूरी तरह से भारतीय कविता भी बनाता है, उसे विश्व कविता के समकक्ष भी रखता है। तो आज की इस कड़ी में जो हमारा कवि समवाय है वो इस दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। विनोद दास जी हैं जो कि मूलतः बाराबंकी के रहने वाले हैं, लेकिन रोजी रोटी के कारण वे कलकत्ता में रहे, वे पटना में रहे, वे बंबई में हैं, वे कुछ दिनों बंगलोर में भी रहे। और कई कविता संग्रहों के कवि हैं, खिलाफ, हवा से गुजरते हुए, वर्णमाला से बाहर, और अभी हाल ही में उनका एक संग्रह आया है कुजात। बहुत कम कविताएं लिखने के बावजूद ये बहुत ही चिंतनशील कवियों में हैं। उन्होंने सिनेमा पर भी लिखा है, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, बहुत सारे अनुवाद विभिन्न विदेशी भाषाओं के उन्होंने हिंदी में किए हैं। एक तरह से कवि, कलाकार और पूरी तरह से जो साहित्य की धुन में अपने को सक्रिय किए रहता है, उसे विनोद दास जी हैं। मुझे कभी कलकत्ता में मिले और जब भी जहां जहां वे मिले और अभी उनसे बातें होती, मुझे लगता है कि साहित्य को इतने निकट से समझने, जानने वाला और अपनी तरह से जो कवि के पास उसकी ध्वन्यात्मकता है, उस ध्वन्यात्मकता के साथ कविता को बरतने वाला ऐसा कवि बहुत विरल है। वो हमारे बीच हैं। हमारे बीच सविता सिंह जी हैं जो बहुत ही जानी मानी कवयित्री हैं। उनके 3 या 4 संग्रह आ चुके हैं। अभी ही हाल ही में आया है संग्रह खोई हुई चीजों का शोक। और वो खुद अनेक तरह के कारोबार में, जिसको साहित्यिक कारोबार कह सकते हैं, साहित्यिक रुचियों का क्षेत्र कह सकते हैं, उसमें वे काफी निमग्न रहती हैं। वे राजनीति विज्ञान की विद्यार्थी हैं, उसमें पीएचडी हैं, विदेश में भी उन्होंने पढ़ाया। और लेकिन इसके साथ ही जब कविताओं में उतरती हैं तो किसी राजनीतिक मतांतर का जो लेपन है, जो मुलम्मा है, उनकी कविताओं में कम दिखता है। बारीक चिंतन और संवेदना के धागों को अपनी कविताओं में पिरोती हैं। कई बार उसी तरह से पढ़ती भी हैं, उनके पढ़ने का सलीका भी ऐसा ही है। जैसा कि मैंने कहा कि कविता, हर कविता अपने लिए एक अद्वितीय मस्तिष्क चुनती है, और उसी तरह से अद्वितीय मस्तिष्क सविता जी के पास है। अभी उनका जो संग्रह आया है खोई हुई चीजों का शोक, मुझे लगता है कि उसका अभी इतना विस्तार नहीं हुआ, इस पर लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन बहुत अच्छा कविता संग्रह है। और उसके पहले भी जो संग्रह उनके आए, अपने जैसा जीवन,
नींद थी और रात थी। ये लगता है कि कविता एक खास तरह की चीज है जिसको कि पर पीड़ा को भी निज की पीड़ा की तरह आत्मसात करके और बहुत धीरे धीरे बजते हुए संगीत के साथ उस कारुणिकता को हम अपनी कविता में पिरोएं। ऐसा कवि भी हमारे साथ है, ऐसी कवित्री साथ हैं। लीना मल्होत्रा जी भी हमारे साथ हैं, जो कि एक जमाने में बनारस में पिंडदान और मधुमेह जैसी कविताओं से चर्चित थी। वे भी बहुत बारीक बारीक काटने वाली कवित्री हैं। बिल्कुल वो सविता सिंह की जैसे छोटी बहन सी लगती हैं अपने कला कौशल में, और शायद है भी। और मैं इनकी कविताओं को पढ़ के बहुत प्रसन्न होता हूँ। अपने प्रचार के लिए कभी कोई ज्यादा उद्यम न करने वाली, लेकिन देखिए इतना बड़ा इनका लाइब्रेरी का संसार है जिसे खुद अपना नहीं बताती हैं। जैसे अपनी कविताओं के बारे में भी कहेंगे दूसरों के अनुभव हैं उनकी, मेरा क्या है। तो इतने विशाल साहित्य संसार से जुड़ी लेखिका लीना मल्होत्रा राव हैं, जो अपने होने की दुंदु भी नहीं पीटती हैं, मेरा सौभाग्य है। और राकेश रंजन जी यहाँ पर हैं, जो कि हमारे नंद किशोर नवल जी, जो हमारे समय के बड़े आलोचक, विवेचक, चिंतक, उनके शिष्यों में एक, उनके अनेक शिष्य हैं, उनके शिष्यों में एक। राकेश रंजन जी के पास छंद का वैविध्य भी है, वो वक्रता भी है जो कभी नागार्जुन की कविताओं में देखी जाती है, वो तीखापन भी है, वो प्रतिरोध भी है। तो इस तरह से सारे रसायन हमारे पास मौजूद हैं। और अगर हम इन चार कवियों को भी देखें तो हिंदी कविता को अगर चार सर्गों के किसी काव्य में बांटा जाए तो सारे चार सर्ग हैं। ये एक पूरे काव्य का जो है न्यास रचने वाले। तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और हम ये चाहते हैं कि इसकी जो शुरुआत है वो राकेश रंजन जी से हो। हाजीपुर वैशाली के रहने वाले हैं। पटना में रहा तो इनके बारे में मैं सुना करता था और कसौटी पत्रिका में इनको पढ़ा करता था। कई और जगहों पर भी इनके संग्रह भी मैंने देखे और मैं इस बात से बड़ा आश्वस्त हुआ कि इनके पास जो कविता की जमीन है उसमें आधुनिकतावादी कविता की जमीन भी है। इनके पास पारंपरिक छंद भी हैं, जिन छंदों को ये नए कथ्य के साथ उसका प्रयोग करते हैं। अभी अभी जन्मा है कवि दिव्य कैद खाने में और चांद में अटकी पतंग, इन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका एक अंश में पढ़ रहा था जिसमें लगा कि वो वक्रता जैसे हमें नागार्जुन की कवि संवेदना से जोड़ती है, वो है वंदे मातरम, 20 सड़क पंडाल बनेगा, जो भी हो हर हाल बनेगा, जयकारा जिस दिन व्योम प्रकंपन होगा, इसीलिए तो घर घर जाकर मांग रहे हैं चंदे मातरम। तो वंदे मातरम का जो दुख है वो चंदे मातरम से, लेकिन उसका कथ्य कितना पुष्ट है। आज के राजनीतिक और धार्मिक समय में उसका रूपक गढ़ता का कविता के रंग रामदास के साथ। स्वागत। बहुत बहुत आभार। आदरणीय निश्चल सर जी ने बहुत स्नेह दिया अपने शब्दों से मुझको, बहुत आत्मीयता वो मुझको देते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके परम आदरणीय रामदास मिश्र जी और साथियों, मिश्र जी की स्नेह छाया में और आप सबकी साक्षी में और निश्चल सर के संचालन में मैं अपनी 2-3 छोटी कविताएं सुनाना चाहता हूँ। पहली कविता है हल्लो राजा। इसमें भाषा को अपने हिसाब से जरा मैंने बदला है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, सुनिए। हल्लो राजा चल्लो राजा, हल्लो राजा, कभी कभी तो कठिन धूप में चल्लो राजा, कभी कभी तो चिंता भय से गल्लो राजा, कभी कभी तो जठरा गिन में जल्लो राजा। हल्लो राजा, कभी कभी तो कठिन धूप में चल्लो राजा, कभी कभी तो चिंता भय से गल्लो राजा, कभी कभी तो जठरा गिन में चल्लो राजा। जब तिनके भर सुख की खातिर स्याह जंगलों जैसे दुखों से जूझोगे तब बुझोगे। जब तिनके भर सुख की खातिर, जब तिनके भर सुख की खातिर
स्याह जंगलों जैसे दुखों से जूझोगे तब बुझोगे, प्रजा होना खेल नहीं है, किसी जन्म में इसका सुख से मेल नहीं। क्या बात है राकेश भाई। जब तिनके भर सुख की खातिर स्याह जंगलों जैसे दुखों से जूझोगे तब बुझोगे, प्रजा होना खेल नहीं है, किसी जन्म में इसका सुख से मेल नहीं है। मैंने पूछा राजा कैसी है तुकबंदी, मैंने पूछा राजा कैसी है तुकबंदी, राजा बोले बेहद गंदी। वाह, बहुत अच्छा। ये दूसरी कविता सर सुना रहा हूँ। जी 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 राकेश। शीर्षक है गुरु बानी। मेरी पढ़ाई लिखाई बनारस से हुई। एक बार मैं वहां लहरतारा गया कबीर चौरे में, तो जब उसके गर्भगृह में गया तो जो देखा कि जो महंत जी है वो खैनी के लिए व्याकुल है। उसको बड़ा अजीब लगा कि धर्म के लिए नहीं, मोक्ष के लिए नहीं, सिद्धि के लिए नहीं, साधना के लिए नहीं, खैनी के लिए व्याकुल है। तो वही सविता जी हंस रही है। तो वही सीढ़ियों पर बैठ के मैंने 2 पंक्तियां लिखी और बाद में इस कविता को मैंने पूरा किया। हल्लो सुनाए। भाषा मैंने वही रखी है जो बनारस के साधु लोग प्रायः बोलते। खैनी चूना बिंदुख दूना सब जग सूना लागे है, खैनी चूना बिंदुख दूना सब जग सूना लागे है, मैं तो मैं ना ही हूँ बचवा तू भी तू ना लागे। क्या बात। खैनी चूना बिंदुख दूना सब जग सूना लागे है, मैं तो मैं ना ही हूँ बचवा तू भी तू ना लागे है। राम नाम से जी उचटे है जब से डिबिया खत्म भई, राम नाम से जी उचटे है जब से डिबिया खत्म भई, आकुल मनवा सिमरन पद से किधरो किधरो भागे है। तू तो बचवा दया धर्म का बड़ा धनी है कर्मठ है, तू तो बचवा दया धर्म का बड़ा धनी है कर्मठ है, नेम जोग व्रत संयम में भी सब भक्तन से आगे है। तू तो बचवा दया धर्म का बड़ा धनी है कर्मठ है, नेम जोग व्रत संयम में भी सब भक्तन से आगे है। जा बचवा चुपके से लई हो चमटोली से चुटकी भर, जा बचवा चुपके से लई हो चमटोली से चुटकी भर, मेरा नाम न ली हो कही हो नया भगतवा मांगे। सर ये कविता मैं सुना रहा हूँ। एक छंद और 2 छोटी कविताएं। ये कविता है बजरंगी। करीब 10 साल पहले मेरा एक साथी था, उसने खुदकुशी कर ली थी, तो उसी के नाम से ये कविता है। और ये कविता लिखी गई है 30 मात्राओं के ताटंक छंद में। ये वही छंद है जिसमें झांसी की रानी कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिएगा, ये ऐसे साथी पर है जिसने 10 साल 12 में उसने खुदकुशी कर ली थी। बजरंगी। बचपन की बस्ती में मेरा एक अनोखा संगी था, बचपन की बस्ती में मेरा एक अनोखा संगी था, काला मोटा जबरदस्त हिम्मती नाम बजरंगी था। बचपन की बस्ती में मेरा एक अनोखा संगी था, काला मोटा जबरदस्त हिम्मती नाम बजरंगी था। दरबे से घर में रहता था बिरादरी का भंगी था, दरबे से घर में रहता था बिरादरी का भंगी था। कभी लपटता कभी डपटता कुछ नेही कुछ जंगी था। मैं था उसका हृदय जानता, कभी न उससे डरता था। मैं था उसका हृदय जानता, कभी न उससे डरता था। उसके साथ सदा सारी बस्ती में मुक्त बिहरता था। तुंग श्रृंग पर चढ़ता था, खाई में कभी उतरता था। उसकी अगुवाई में दिन भर चरम चकल्लस करता था। मैं था उसका हृदय जानता, कभी न उससे डरता था।
उसके साथ सदा सारी बस्ती में मुक्त विहरता था। तुंग श्रृंग पर चढ़ता था, खाई में कभी उतरता था। उसकी अगुवाई में दिन भर चरम चकल्लस करता था। काला अक्षर भैंस बराबर मेरा गुरु अलबेला था। काला अक्षर भैंस बराबर मेरा गुरु अलबेला था। मैं पंडित कुलदीपक उसका परम समर्पित चेला था। काला अक्षर भैंस बराबर मेरा गुरु अलबेला था। मैं पंडित कुलदीपक उसका परम समर्पित चेला था। उसके साथ बड़ा सुख पाया, दुख दर्दों से खेला था। उसके साथ बड़ा सुख पाया, दुख दर्दों से खेला था। बीच धार में भेला ठेला, गहन सरोवर हेला था। वही आज दुनियादारी की दुश्वारी से ऊब गया। वही आज दुनियादारी की दुश्वारी से ऊब गया। संग छोड़कर जीवन का प्यारा मलंग मंसूब गया। वही आज दुनियादारी की दुश्वारी से ऊब गया। संग छोड़कर जीवन का प्यारा मलंग मंसूब गया। भग्न भीत सा बहरा कर वह चट्टानी महबूब गया। भग्न भीत सा बहरा कर वह चट्टानी महबूब गया। मुझे तैरना सिखला कर खुद बीच भंवर में डूब गया। दो छोटी मुक्त छंद की कविता मैं सुना रहा हूँ। एक तो बहुत छोटी है। क्या हो, क्या हो, हरा होता हूँ तो हिंदू मारते हैं। ध्यान चाहूंगा आप सब लोगों का। बहुत छोटी कविता है। हमारे तिरंगे के जो 3 रंग हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह कविता देखिए। हरा होता हूँ तो हिंदू मारते हैं, केसरिया होता हूँ तो मुसलमान। हत्यारे और दलाल मारते हैं सफेद होने पर। हरा होता हूँ तो हिंदू मारते हैं, केसरिया होता हूँ तो मुसलमान। हत्यारे और दलाल मारते हैं सफेद होने पर। तुम ही कहो मेरे देश, क्या हो जो बचा रहूं शेष। और सर ये आखिरी कविता सुना रहा हूं। शीर्षक है जब मेरी खुदकुशी की वजह लिखी जाए। जब मेरी खुदकुशी की वजह लिखी जाए। जब मेरी खुदकुशी की वजह लिखी जाए तो लिखा जाए कि मैं ठीक से न संत हो सका न सांसारिक। जब मेरी खुदकुशी की वजह लिखी जाए तो लिखा जाए कि मैं ठीक से संत हो सका न सांसारिक। लोग मुझ पर यकीन करते रहे जबकि मैं खोता रहा खुद पर यकीन। मैं थाली का बैंगन था, मैं थाली का बैंगन था, चांदी का लोटा बेपेंदी का। लिखा जाए मैं शर्मसार था अपने मिथ्याचार पर। लिखा जाए मैं शर्मसार था अपने मिथ्याचार पर। अपनी कायरता को कविता से ढकता हुआ हो रहा था पुरस्कृत और अपनी दमक में देख नहीं पा रहा था मनुष्यता का तिरस्कार। लिखा जाए मैं शर्मसार था अपने मिथ्याचार पर। अपनी कायरता को कविता से ढकता हुआ हो रहा था पुरस्कृत और अपनी दमक में देख नहीं पा रहा था मनुष्यता का तिरस्कार। लिखा जाए दुखियों के देश में धन और धर्म के अश्लील धारावाहिक दृश्यों के चलते मैं लंबे समय से यंत्रणा में था। लिखा जाए दुखियों के देश में धन और धर्म के अश्लील धारावाहिक प्रदर्शनों के चलते मैं लंबे समय से यंत्रणा में था। एक नाटक, ऐसे नाटक का मूक दर्शक था जिसके नायक थे खल और विदूषक। वर्षों से देखा नहीं था किसी किसान का चेहरा प्रत्यक्ष, नहीं जान पाया था मेहनत कर जीवन के घट्टे। लिखा जाए मैं खो चुका था अपने लोग अपनी भाषा। लिखा जाए मैं खो चुका था अपने लोग अपनी भाषा। एक अजनबी देश में एक खोखली भाषा बोलता, महानता के लिए टपकाता लाल, दुम हिलाता खटखटाता प्रभु के द्वार। लिखा जाए मैं खो चुका था अपने लोग अपनी भाषा। एक अजनबी देश में
एक खोखली भाषा बोलता, महानता के लिए टपकाता लाल, दुम हिलाता, खटखटाता प्रभुओं के द्वार। मैं भटका हुआ जहाज था, किसी संत का रबाब बाजार में बिकाऊ। मैं भटका हुआ जहाज था, किसी संत का रबाब बाजार में बिकाऊ। लिखा जाए मैं झूठ बोलकर जिंदा था, लिखा जाए मैं झूठ बोलकर जिंदा था। जिंदा था हत्यारे की गिरदावली गाकर, आंख मूंद कर, थूक चाट कर, नाक रगड़ कर। जिंदा था क्योंकि मार दिया था अपना जमीन, छोड़ दी थी जिद, तोड़ दिया था वादा। इतनी हैवानियत के होते भी जिंदा था, शर्मिंदा था। जिन रास्तों पर मेरी साइकिल के डगमग निशान थे, उन पर पड़े थे बच्चियों के चीथड़े, और मैं झुका था लिंग शेष देवों के आगे। इन रास्तों पर मेरी साइकिल के डगमग निशान थे, उन पर पड़े थे बच्चियों के चीथड़े, और मैं झुका था लिंग शेष देवों के आगे। जब मेरी खुदकुशी की वजह लिखी जाए तो लिखा जाए मैं डरता था, क्रांति की मशाल लिए निकलता था, तो आंखों में घूमता था घर का अंधेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत ही तल्ख तहरीरें आपकी हैं, और ये कवि ही है जो किसी राजा को भी उसी तरह संबोधित कर सकता है जिस तरह किसी नागरिक को। जो आपकी जहां से शुरू की कविता हल्लो राजा, कभी कभी तो चिंता भय में हल्लो राजा, तो क्या ये भाषा का जो अनुनाद है उससे आपने विकसित किया। और भाषा हमेशा एक कवि के लिए एक बड़ा टूल होती है, वो अपनी तरह के अंदाज से बयां से अपनी बात कहती है, और इसीलिए बहुत धन्यवाद आपको। और अब हमारे बीच मैं चाहता हूँ कि लीना मल्होत्रा जी आए। लीना जी के साथ ये हैं तो शायद वाणिज्य की दुनिया की, लेकिन साहित्य का आकर्षण इन्हें भी खींच लाया है। तो कविता संग्रह इनके मैंने पढ़े हैं, मेरी यात्रा के जरूरी सामान और नाव डूबने से नहीं डरती, नाव डूबने से नहीं डरती पर लिखा भी है। और लेकिन मुझे इनका पहला संग्रह भी बहुत अच्छा लगा था, जिसमें खासतौर से बनारस में पिंडदान जैसी कविता थी, भीमबेटका कविता, EMI, शायद नाव डूबने से नहीं डरती, तो ये कविताएं थी। आषाढ़ का एक दिन भी था, जादू नहीं था जीवन, ऐसा कुछ। तो बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखने वाली, लेकिन इनकी कविता की पदचाप भी बहुत धीमी सुनाई देती है, लेकिन उसका असर बहुत देर तक रहता है। इस तरह कविता की बहुत लाउड तरीके से नहीं, लेकिन इनके भीतर की जो कवि चेतना है, जिसकी चेतना है, वो उसे प्रतिबिंबित होती है। एक बड़ी नाजुक सी कविता है जिसे मैंने इनका पिछला संग्रह नाव डूबने से नहीं डरती की समीक्षा लिखते हुए उद्धृत किया था। पंक्तियां हैं, तुमने दिया ही नहीं कभी कोई फूल, तुमने दिया ही नहीं कभी कोई फूल, नहीं तो मैं भी रखती पंखुड़ियां किताबों में संभाल संभाल कर, तुमने दिया ही नहीं कभी कोई फूल। लेकिन एक और इनकी छोटी कविता है जिससे मैं इनको लोकेट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कविता है वो, छोटी लेकिन बहुत ही मारक, बहुत असरदार, वेधक। नहीं वो उदासी नहीं थी, तुम्हारी देह से टूटकर गिरी परछाई। नहीं वो उदासी नहीं थी, तुम्हारी देह से टूटकर गिरी परछाई थी, जिसे ओढ़कर चलना था मुझे जन्म भर। ये और इस तरह से लीना मल्होत्रा जी की कविता के बारे में बहुत फौरी तौर पर कुछ कहना मुझ जैसे वाचाल संचालक के लिए बहुत संभव नहीं रह जाता। जब कविता अपने फ्रेम से बाहर चिटक कर दूर जा चुकी होती है, उसे पकड़ना मुश्किल होता है, उस पतंग की तरह होती है, किसी दूसरे के हाथ में भी जा सकती है। तो कई बार कविता इस तरह से हाथ से छूट कर कहीं और चली जाती है। लेकिन अच्छी कविता पढ़े जाने के बाद देर तक अपनी अनगूंज में बनी रहती है। मैं ऐसे ही अनगूंजों की कवित्री मानता हूँ लीना मल्होत्रा राव जी को। स्वागत लीना जी हमारे मंच पर। आप सभी को मेरा प्रणाम, रामदर्श जी को मेरा प्रणाम, और मेरे कुछ मित्र हैं जो लेखक नहीं हैं, जो इस समय मौजूद हैं मीटिंग में, उन सबको भी मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि वो आए हैं यहाँ पर और सुन रहे हैं। तो मैं अपनी कुछ छोटी कविताएं सुनाऊंगी। उसमें दो कविताएं मैंने, मतलब 2 खंडों में मैंने एक कविता लिखी है, अवचेतन पर वो सुनाऊंगी। एक
शुरू में बहुत छोटी प्रेम कविता सुनाऊंगी, एक स्त्री विषय कविता सुनाऊंगी और एक पुरानी कविता। जी जी, स्वागत। ये तुम्हारी अनुपस्थिति का अंधेरा है या रात, ये तुम्हारी अनुपस्थिति का अंधेरा है या रात, ये नींद थी या कोई पंछी उड़कर तुम तक पहुंच गया था, ये स्वप्न था या रहस्य बरसाती कोई बदली गुजर गई, ये तुमने मुझे छुआ था या किसी गुरु के अनुग्रह से हुआ था कोई शक्तिपात, ये जो मैं उठकर आधी रात पांव के पास टटोल रही हूँ वो चप्पल है या कोई राह, ये जो मैं आधी रात उठकर पांव के पास टटोल रही हूँ वो चप्पल है या कोई राह जिस पर मैं अन्य मनस पादसूर चलती चली जा रही हूँ। कविता और चेतन पर मैंने लिखी है, उसके 2 खंड है, वो पढ़ देती हूँ। मनोचिकित्सक कहते हैं अवचेतन में छाप रह जाती है पूर्व जन्म की, मानो कंपित जल में हिलता हुआ प्रतिबिंब जो कभी प्रकट कभी अदृश्य होता रहता है, जिसका स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जा सकता। इसे डिकोड करना विस्मय से भर देगा। काला चोगा पहनकर खड़ा अवचेतन का जादूगर रुमाल को कबूतर बनाकर उड़ा देता है, मुझे विस्मय नहीं होता क्योंकि हर चीज रुमाल की तरह जेब में रखी तो जा सकती है और हर चीज एक दिन कबूतर की तरह उड़ भी जाती है। वो छड़ी घुमाता है और तलवार से कटी लड़की जिंदा हो उठती है, लोग ताली बजाते हैं और कहते हैं उसने मृत होने का अभिनय किया था। मुझे विस्मय जादू से नहीं लोगों की समझ से होता है जो नहीं जानते कि हर अन्य स्त्री की तरह उसने मृतक का नहीं जीवित होने का अभिनय किया है। स्त्री के मन में मृत्यु सांप की कुंडली की तरह कुंडली लगाकर बैठी है। वो मृत स्त्री मैं भी हूँ, तुम भी हो, तुम भी हो। हम जिंदा रहने के नाटक में मशगूल, इसकी क्या छाप पड़ेगी अवचेतन पर? एक मृतक से बेहतर कौन समझेगा अपना अवचेतन? क्या बात, क्या बात। इसका दूसरा खंड है एक अच्छा, मनोचिकित्सक। लीना, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो। मुझे ये सब आता नहीं है। अपना वॉल्यूम मुख वॉल्यूम। अच्छा हाँ, ओके। वो कर सकती हूँ। एक मनोचिकित्सक चुनौती देता है कि स्वप्न जैसा है अवचेतन, जिसे अभी अभी देखा था, जिसमें अभी अभी तुमने दौड़ लगाई थी, वही स्वप्न पूरा सुनाओ तो मानो। एक मनोचिकित्सक चुनौती देता है कि स्वप्न जैसा है अवचेतन, जिसे अभी अभी देखा था, जिसमें अभी अभी तुमने दौड़ लगाई थी, वही स्वप्न पूरा सुनाओ तो जानो तो मानो। क्या मनमाना है मुझे जन्मों की ये गहरी तृष्णा का घट, जिसके पेंडे में छेद है, जितना भरती है उतनी ही रिक्त भी होती जाती है। ये अधूरापन ही मुझे पूरा करता है। मैंने कितने सपनों में तुम्हें कितनी तरह से पाया, काल के भिन्न खंडों में, भिन्न देशों और ग्रहों की भूमि पर, जिन्हें मैंने किसी पूर्व जन्म में नहीं, इसी जन्म में रचा। अपनी कल्पना की उर्वर क्यारियों में मैंने कितने फूलों को तुम्हारे नाम से पुकारा, वे भी प्रेम की तरह अल्पायु हुए, रात को खिले, सुबह सब पंखुड़ियां गिरा दी। मैंने तुम्हें जितने रूपों में पाया, उससे लाखों बार अधिक अलग अलग तरीके से खोया। खोने की पीड़ा की सघनता मुझे अधिक लालायित करती है, कि खोने की पीड़ा की सघनता मुझे अधिक लालायित करती है तुम्हें पाने से। हर बार तुम्हें पाते ही तुम्हें खोने के गुंजलक को उलझाने लगती हूँ। जितना कठिन होगा इसे सुलझाना, उतनी ही सघन होगी ये निचाट उदासी। तुम्हें लगातार खोते चले जाने से ही रचा है ये अपरिमित एकांत, सूखी स्याही सा पकड़ाया हुआ, जिससे कोई नई इबारत नहीं लिखी जा सकती। जो है उसे ही अलग अलग कोण से देखकर इस कठिन प्रमेय को समझना होगा।
ये जटिलता प्रिय है मुझे। सरल होना तो धूल होना है, जिसे झाड़न पोंछ देगा। जटिलता शूल है, हृदय में गड़ा हुआ कांटा। हर धड़कन हथौड़े की तरह इसे और भीतर ठोक देती है। यही शूल बनेगा मेरी मृत्यु का कारण। किंतु मृत्यु अतिरिक्त रक्तस्राव से होगी या शूल से पीड़ित हृदय की धमनियां फट पड़ेंगी एक दिन अपना आपा खोकर। इसकी घोषणा कोई मनोचिकित्सक नहीं, स्वयं मृत्यु करेगी। इतना अनिश्चय ही प्रभावित करता है मुझे और विस्मित भी। सरलता से कोई मोह नहीं मुझे, ना ही अवचेतन के फीके प्रतिबिंब की व्याख्या सुननी है मुझे किसी मनोचिकित्सक से। बस इतना जानती हूँ कि घायल मन का उपचार सिर्फ कविता कर सकती है। बहुत खूब लीना जी। एक कविता है स्त्री। अच्छा, एक बहुत छोटी कविता है हिंसा। नदी में डुबोकर नहीं, तेजाब फेंक कर भी नहीं, रेल की पटरी पर धकेल नहीं दिया तुमको, ना ही पर्वत से ऊंची किसी मॉल की छत से धक्का मार दिया धोखे से। तुम्हारा हाथ पकड़ा और एक ऐप में घुस गई, जहां तुम अभी खेलने को तैयार भी न थे कि मैंने तुम्हें गोली मार दी। और इस तरह प्रेम में हुई हिंसा का बदला चुकाया मैंने खेल में हुई हिंसा से। बहुत खूब। एक यूक्रेन पर कविता है, अभी मेरे को वही मिल रही है तो वही सुना देती हूँ। जो मिल रही वही सुनाए, कोई दिक्कत नहीं। छापामार गुरिल्ले सैनिक की तरह अचानक कहीं से भी निकल कर आ जाती है तुम्हारी याद, सीधे दिल पर गोली दागती हुई। कभी विकराल टैंक की तरह चढ़ जाती है दिल को रौंदते हुए। बार बार हताहत होकर भी थोड़ा सा बाकी बचाए रखता है ये शहर खुद को। ये इमारतें जो उन सुंदर दिनों की तरह मजबूती से खड़ी थी, उनके पलखच्चे उड़ गए हैं। खिड़कियां, दरवाजे, दीवार और बहुत जगह से छत भी टूट गई है। फिर भी ढांचा इतना तो साबुत बचा है, जिसे देखकर पहचाना जा सकता है कि ये वही बर्बाद शहर है जो प्यार में तबाह हुआ है। वे जो अपने सतर्क कदमों से चलते हुए शहर से दूर जा रहे हैं, हारे हुए प्रेमी हैं। अश्रु विगलित है उनकी भी विवश किंतु सजग यात्राएं। किंतु जो मेट्रो के नीचे बने स्टेशनों में पनाह पाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने जरूर प्रेम में कविताएं लिखी थी। धैर्य साधा था और प्रतीक्षा की। वे मानते हैं कि युद्ध में किसी की जीत नहीं होती और उन्हें विश्वास है कि प्रेम कभी पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई प्रतिद्वंद ही नहीं होता। वे दुश्मन सैनिक को चाय पिलाएंगे, सूरजमुखी के बीज देंगे और अपना खून भी कि लो माँ से बात कर लो। वे स्वयं में रमे हुए लोग हैं, स्वयं में नष्ट होते, स्वयं में सूर्य की तरह उगते हैं। वो जर्जर इमारतों की तरह किसी गोली या मिसाइल से नहीं, एक दिन अपनी ही प्रतीक्षा और प्रेम के बोझ से रहेंगे। मृत्यु से पहले गिरती हुई बर्फ को अंतिम बार देखते हुए सोचेंगे कि इस देश के मौसम का वध किसी हथियार से न हो सका। वे रण में टूट कर गिरी ईंटों का नाम रखेंगे और उसे अपने अवचेतन में बिछाकर अपने साथ ले जाएंगे। क्या बात, एक कविता और उसे समाहार करें। एक और जो मैं एक पुरानी कविता में पुराना चाहती हूँ। हाँ, मतलब पहले से है। बनारस में पिंडदान। बहुत अच्छा है। हाथ जब मंत्रों की भीनी मदिरा पीकर बेहोश हो जाते हैं, हाथ जब मंत्रों की भीनी मदिरा पीकर बेहोश हो जाते हैं, तब भी जागती रहती है घाट की सीढ़ियां। गंगा खामोश नावों में भर भर कर लाती है पुरखे। बनारस की सोंधी सड़कों से गिरते पड़ते आते हैं पगलाए हुए पुत्र। पिंड के आटे में चुपचाप गूंथ देते हैं अपना अफसोस। अंजुरी भर उदासी जल में घोल नहला देते हैं पिता को। रोली मोली से सज्जित पिता नहीं कह पाते वो शिकायतें जो इतनी सरल थी कि उन्हें बेटों के अलावा
और इस नासमझी पर बेटों को शहर से निकाल दिया जाना चाहिए। किंतु जानते थे तब भी पिता बेटों के निर्वासन से शहर वीरान हो जाएंगे। भूखे पिता यात्रा पर निकलने से पहले खा लेते हैं जौ और काले तिल बेटे के हाथ से। चूम कर विवश बेटे का हाथ एक बार फिर उतर जाते हैं पिता। अनंत की घाट की सीढ़ियां बेटियों से पढ़ लेती हैं अनकहा इस बार भी। सघन हो उठती हैं रहस्यों से हवाएं और बनारस अबूझ पहेली की तरह डटा रहता है, डूबता है, बहता नहीं। बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा लीना जी। बनारस में पिंडदान जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और जिसे मुझे लगता है बनारस में जाए बिना ये नहीं लिख सकती थी। तो जिसने बनारस को देख लिया उसके भीतर सारे रस मौजूद हो जाते हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच पर आपने कविताएं पढ़ी हैं। और अब मैं अन्य करना चाहूंगा सविता जी से, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ सभी लोग तो उन्हें जानते ही हैं। इतनी अच्छी कवित्री जो कि राजनीति जैसे विषय में ये पढ़ाती हैं और इग्नू में स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज की निदेशक प्रोफेसर हैं। विदेश में भी पढ़ा चुकी हैं। अनुवाद से, कविता से, गद्य से, विमर्श से, चिंतन से जुड़ी रहती हैं और अपनी कविताओं को उस तरह से सहेजती हैं कि तमाम इल्म की छाया उस पर न पड़े। इनके कवि का जो संवेदन है वो सीधे संबोधित हो। और इस तरह से कई पुरस्कार भी मिले हैं, हिंदी अकेडमी का, रजा फाउंडेशन का, महादेव वर्मा पुरस्कार और भी कुछ पुरस्कार मिले होंगे जिनकी मुझे सूचना नहीं होगी। लेकिन कवि पुरस्कारों से नहीं, केवल अपनी कविता से जाना जाता है। और हमारे यहाँ इसके अल्पसंख्यक पाठक भले हों, लेकिन जो कविता लिखते हैं वे भी अलग लिखते हैं। उनको भी चाहिए होता कि कोई सहृदय मिले, वो 1 या 2 या 3 या हजारों। तो मुझे लगता है कि कविता को जिस तरह सविता जी लिखती हैं, लीना जी लिखती हैं, उनको भी अपने पाठकों जैसी तलाश रहती है, किसी कोने यात्रे में मिले जो कि वे जैसा लिख रही हैं वैसा उसे समझा जा सके। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इनका पाठक रहा हूं, इनके पहले संग्रह से अब तक का। तो बहुत कुछ तो कविताओं के बारे में अंतिम रूप से कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कविता ही होती है जो हर बार पढ़ना पलटने पर, पढ़े जाने पर अलग तरीके से खुलती है अपने अर्थ में। तो उसी तरह से इनकी कविता भी है। मैं कुछ पंक्तियां इनकी अपने लिए सहेजी हैं जो यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ अपने मित्रों के लिए। देखिए किस तरह से लिखती हैं, जो मुझे छूती हैं और जो उद्धरणीय भी हैं। आज रविवार है, आज किसी का इंतजार नहीं करूंगी। आज मैं क्षमा करूंगी। आज मैं हवा संग बहूंगी, उसके स्पर्श से सिहरी एक डाल की तरह। आज रविवार है, आज किसी का इंतजार नहीं करूंगी। आज मैं क्षमा करूंगी। आज मैं हवा संग बहूंगी, उसके स्पर्श से सिहरी एक डाल की तरह। और एक ऐसी इच्छा भी है जिस इच्छा के वशीभूत हम लोग भी होते हैं। वे लिखती हैं कि क्या करूं कि हवा चले विपरीत दिशा में, पंछी लौटें अपने नीड़ों में बिना भटके। क्या करूं कि नदी में जल रहे लकड़ी सी ये दे, किसी के तोड़ने से न टूटे। धीरज आंखों में बसी रोशनी सी रहे। क्या करूं कि जाता हुआ आता हुआ सा दिखे। ये कविता के अंश है। मुझे लगता है कि किसी कवि को प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारा तुमार उठाया जा सकता है, बांधा जा सकता है, बहुत सारे किले हवाई, लेकिन सबसे अच्छी उसकी पंक्तियां होती हैं जो संवेदित होती हैं। यहाँ जितने भी कविता के रसज्ञ मौजूद हैं, कोलकाता से प्रभात पांडे हैं, अर्चना उर्वशी जी बंबई से हैं, सब कविता के आशिक हैं जो खींचे चले आते हैं किसी पतंगे की तरह। रोशनी की प्रत्याशा में उसके आकर्षण। इसी तरह यहाँ लोग आते हैं। कभी कभी यहाँ ज्यादा भीड़ भी होती है। कभी अच्छे संत आ जाते हैं तो बहुत सारे श्रद्धालु आ जाते हैं, कभी कुछ सांसारिक होते हैं तो कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं। चलिए सविता सिंह जी को हम लोग सुनते हैं, जिनका हाल ही में संग्रह आया है, खोई हुई चीजों का शोक। उसका ये कवर है, पठनीय संग्रह है। इनके पिछले संग्रहों नींद थी और रात थी और अपने जैसा जीवन की तरह ही। स्वागत और अभिनंदन
सविता जी आप इस मंच पर जिसके सानिध्य में हैं इस सदी के एक बड़े लेखक रामदर्श मिश्र जी, स्वागत सविता जी आपका। नमस्कार। रामदर्श जी का मैं हमेशा मैंने आदर किया है, आपको भी पता है ओम जी, और यही कारण है कि मैं आज यहाँ उपस्थित भी हूँ। बहुत पहले जब मैं विद्यार्थी थी, यहाँ एमए की स्टूडेंट थी, तो मैं इनसे मिलने भी गई थी एक बार। मुझे याद नहीं कि उस वक्त ये कहाँ रहते थे, बट इनकी कविताएं मुझे हमेशा से प्रिय रही। तो एक दो पुरानी कविताओं से शुरू करके मैं कुछ कविताएं खोई चीजों का शौक से आप लोग को आज सुनाऊंगी। जी 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 बिल्कुल। ये मेरी कुछ कविताओं का 50 कविताओं का चयन वाणी से जो आया है, वाणी से जो आया है, 50 कविताएं नई सदी के लिए। उसकी पहली ही कविता सुनाती हूँ, क्योंकि ये कविता कामना के बारे में। हम लोगों का जीवन अनेक कामनाओं से चलता है, कोई ईश्वर नहीं चलाता, हमारी कामनाएं इस जीवन को चलाती हैं। और कवियों के और आर्टिस्टों के बारे में तो आप जानते हैं कि उनकी एक सबसे बड़ी कामना सुंदर मृत्यु भी है। तो वैसी भी कविताएं हो सकेगा तो मैं आज सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मन से सुनाएं, बिल्कुल आनंद से सुनाएं। शाम में एक कामना, किसी राह को कहूं अपनी राह, इसी विस्मित सुख को एक सुख, किसी की नींद में जा लेटूं, जगूं किसी मीठे स्वप्न की बाह में, ऐसी है कामना इस शाम। ढल जाने पर इसके लेकिन क्या बची रहेगी वह राह सुलगती सी, याद में घुली मिली सुख की आकांक्षा, नींद एक मोह सी व्याप्त रोम रोम में, स्वप्न में तैरती दो आंखें हंसों सी। दूसरी कविता है मैं तारों का एक घर। न जाने कितने तारे मेरी आंखों में आकर फंस होते रहे, मैं न जाने कितने तारे मेरी आंखों में आकर फंस होते रहे हैं, उनकी तेज रोशनी गहन ऊष्मा उनकी आकर मेरी आंखों में बुझती रही है, और मैं इन तारों जिसे मनुष्यों की भांति ये मरने आते हैं। आज भी हर रात एक तारा उतरता है मुझ में, हर रात उतना ही प्रकाश मरता है, उतनी ही ऊष्मा चली जाती है कहीं। एक कविता सुनाती हूँ प्रेम के बारे में, कविताएं एक दो। अपनी यातना में जी जी, वह सो चुकी थी, कई नींदें कई दिन और रातें बीत चुकी थीं, कई जिंदगियां बन और बिखर चुकी थीं इस बीच, लेकिन एक सपना था जो अभी झिलमिला रहा था, जिसकी झालर को पकड़ वह उठी थी और उन फूलों को ढूंढने लगी थी जिन्हें सीने से लगा वह सोने गई थी। जागने पर यह संसार उससे अभी बहुत जाना पहचाना ही लगा था। फूल भले अनुपस्थित थे, लेकिन उसके प्रेमी वहां खड़े थे बाहें फैलाए। हर हाल में प्रेम बचा रहता है उसने सोचा था, हर हाल में प्रेम बचा रहता है उसने सोचा था। फिर आह्लादित हो खुद से कहा था, आसमान को छत और धरती को बिस्तर बना समुद्र की तरह कोई गीत गाना चाहिए। क्या बात है। तभी उसका एक प्रेमी उसे बाहों से पकड़ खींचता हुआ ले गया नींद और सपनों से बाहर, समेटे हुए अपने सीने में चुराए उसके सारे फूल, जहाँ सब कुछ नया था अपनी यातना में। मैं वैसी कविताएं नहीं सुना रही हूँ आप लोगों को जो बहुत प्रसिद्ध हैं। और हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जिस पिच से पढ़ रही हैं वो सब बहुत अच्छी संवेदित हो रही हैं और बहुत रम रहे हैं हम लोग। तो ये वैसी स्त्री जिस दुनिया को समझ रही है, जिसने अपने को विशाल दीप घर बनाया है जिसमें तारे भी मरने आते हैं, वो स्त्री कैसे जगती है। सुंदर उदिता। गहरी काली रात सोई है उदिता जैसी, खोले अपने कपड़े अपने बाल बिस्तर में अकेली,
मन में है न कोई उलझन, कोई विषाद या फिर चाह। सो चुकी है रात पूरी एक नींद, खोल चुकी है आंख। बाहर सुंदर लाल गोला सूरज का निकल चुका है। बाहों को हवा में ऊपर उठा लेती हुई सुखद एक अंगड़ाई, बदन को करती हुई सी। कविता का जीवन। मुझसे भी जटिल जीवन जिएंगी मेरी कविताएं। सोई रहेंगी कोई 100 साल, कोई उससे भी ज्यादा। जागेंगी खोलेंगी आंखें जब, कई कई बसंत आ और जा चुके होंगे। जाने कितनी ही बार खिल चुके होंगे रात रानी और गुलाब। कितनी ही बार उपकृत हो चुकी होगी पृथ्वी उनकी अलौकिक सुगंध से। कितने संबंध बंद और बिगड़ चुके होंगे। आ जा चुके होंगे कितने ही राजा रानी, ध्वस्त हो चुके होंगे उनके राजपाट। इतने वर्षों बाद भी मेरी कविताएं अचंभित नहीं होंगी। तब भी उन्हें यह संसार अनुपम भी लगेगा अपनी क्रूरता में। तब भी वे ढूंढेंगी प्रेम और सहिष्णुता ही इस संसार में। अच्छा, एक है कोहरा नदी और नाव। कोहरा नदी और नाव जी। पहले एक नदी थी जहां अभी कोहरा था। पहले एक नदी थी जहां अभी कोहरा था, अनगिनत अश्रु बूंदों की तरह ठहरा हुआ। एक नाव जहां अब भी हिल रही थी अपनी ही परछाई सी। एक बड़ी चिड़िया जिस पर बैठी थी काठ जैसी। एक आदमी जहां अपना सामान बांधे खड़ा था कहीं जाने के लिए। एक औरत के रोने की हल्की हल्की आवाज अब भी हवा में बाकी थी। तभी अचानक कोई तेज हवा आई, चली गई पहुंचती हुई पूरे दृश्य को। आत्मा की अमर छाया से हिलती हुई नाव भी नहीं बची। बरसों फिर कोई हवा इधर नहीं आई, कोई कहीं जाने के लिए नहीं आया। किसी औरत के रोने की आवाज नहीं उठी कहीं से। बस सूखी हुई घास इधर आई हरियाली की खोज में। उसे मैंने अपने मन में बिछा लिया सोचकर एक दिन आएगी नदी भी इधर खोजती हुई पानी। कोहरे में जिसके हिलती हुई एक नाव होगी, लाद कर अपना सामान तब मैं भी निकलूंगी एक यात्रा पर। साल न प्रेम न नफरत, एक बदरंग उदासी है जो गिरती रहती है भुरभुरा कर आजकल। एक दूसरे की सूरत किन्हीं और लोगों की लगती है। लाल गुलाबी संसार का किस सहजता से विलोप हुआ तो हमारी आंखें नहीं बता पाएंगी। हृदय की रक्त कोशिकाओं को ही इसका कुछ पता होगा। ये कविताएं पंकज जी को समर्पित हैं। हाँ, हृदय की रक्त कोशिकाओं को ही इसका कुछ पता होगा। उन स्त्रियों को भी नहीं जिन्हें उसे लेकर कई भ्रम थे, जो अब तक मृत्यु के बारे में बहुत थोड़ा जानती थी। वे दरअसल स्वयं मृत्यु है जो उस तक शक्ल बदल बदल कर आई। सचमुच मौत ने बनाया था उससे फरेब का रिश्ता। न प्रेम न नफरत, कायनात दरअसल एक बदरंग जाल है जिसमें सबसे ठीक से फंसी दिखती है उदासी ही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे वह, जैसे वह, यह क्या है इस पहर का असर, यह क्या है किस पहर का असर, यह यूं उदास हुई जाती हूँ बस उदास, ऐसी सती उदासी। व्यथित होने के लिए व्यथित होने के लिए और क्षण होती आत्मा के लिए कौन सा पहर सही है। चुनूं कैसे वह समय जिसमें गल जाए सारी की सारी प्रसन्नता। चित्त में बाकी थोड़ा भी बचा खुचा रहे सुख सा दुख फटा फटा सा। वह कोई और ही पहर रहा होगा होठ जब महसूस करते थे होठ, दोपहर अपना तापमान। सारी पृथ्वी नाचती होती थी जब अपनी वनस्पतियों के संग। कौन सा पहर यह जिसे निकल चुका है समय जैसे वह। क्या बात, क्या बात। और एक सुनाऊं या? हाँ, निश्चित रूप सुनाएं। दुख का साथ। सॉरी, अंत में दुख की कविताएं सुना रही हूँ आपको, लेकिन कविता में दुख के लिए भी बहुत जगह है। जी जी। दुख का साथ। मैंने मान लिया है हमारे आसपास हमेशा दुख रहा करेंगे। मैंने मान लिया है हमारे आसपास हमेशा दुख रहा करेंगे और कहते रहेंगे
खुशियां भी आने वाली हैं, ये सहेलियां हैं, रास्ते में कहीं रुक गई होंगी, गपशप में मशगूल हो गई। वैसे मैंने कब असंख्य खुशियां चाही थी, मेरे लिए तो यही एक खुशी थी कि हम शाम ठंडी हवा के मध्य उन फूलों को देखते जो इस बात से प्रसन्न होते कि उन्हें देखने के लिए उत्सुक आंखें बची हुई हैं इस पृथ्वी पर। मेरे लिए दुख का साथ कभी उबाऊ न लगा कि बहुत दिनहीन खुद लगे। उन्हें संवारने की अनेक कोशिशें मैंने की, मगर वे मेरा ही चेहरा बिगाड़ने में लगे रहे। मेरा चेहरा किसी फूल सा हो सकता था, खिली धूप में चमकता हुआ। और अंतिम, अभी कोई बारिश नहीं हो रही। यहीं ठहरी हुई हूँ कुछ देर, जो एक सांस व्यर्थ सी थमी हुई। यहाँ तुम्हें आना होगा अपने पंख समेट कर, फिर से उड़ जाने की मंशा को स्थगित करके। इस बार यही मिलन होगा हमारा। मैं नहीं जाना चाहती उस अनजान नदी के किनारे, जहाँ तुम बुलाते हो बिना अता पता दिए। चांदनी रात है, तुम्हारे आंगन का कुदाल चमक रहा है अब भी। मधुमक्खियों का छत्ता शांत लटका हुआ है छज्जे के कोने में। तुम्हारी चिर परिचित प्रेमिका मृत्यु नीले वस्त्र पहन साथी बैठी है। मैं उसे भगाने वाली हूँ अपने पांव उधार देकर। इस समय रात है, सूखी रात। इस समय रात है, सूखी रात। चंपा खिली हुई है, नींबू के फूल अपनी सुगंध से इस जगह को भर चुके हैं। हमारी दो बेटियां फिर से जन्म ले रही हैं। तुम आओ, अभी कोई बारिश नहीं हो रही। बहुत अच्छा सविता जी। देखिए, बहुत ही आपके यहाँ जो बिंबों का एक झीना झीना सा प्रभाव है, इसको हम एक चाक्षुष दृश्य में भी बदलना चाहते हैं। और आपके यहाँ चूंकि मैं जानता हूँ कि स्वप्न समय पड़ते हुए और नींद थी और रात थी पड़ते हुए, नींद, रात, स्वप्न और अंधेरे और इतनी तरह के सांवले और चितकबरे, इस तरह इस रंगों का जो समाहार है, जो संयोजन है, जो समवाय है, बहुत सारे हमारे भीतर की चित्तवृत्तियों से भी टकराते हैं और हर जगह उनको डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुश्किल होता है कि जिस तरह से आप यहाँ से निकले हैं उसी तरह से रिसीविंग एंड पर नहीं जाते। वे या तो उसे विस्तृत करते हैं अपने अर्थ में, या फिर वो दूसरी तरफ आपको ले जाते हैं। लेकिन एक कविता ही होती है जो अपनी तरह से खींचती है। मैंने कहा कि किसी किसी कविता का ठीक ठीक अर्थ बताना कभी कभी संभव नहीं होता है, लेकिन वो हमारे भीतर घटित होती है, प्रतिबिंबित होती है, वो हमें प्रक्षालित करती है अपने दुख से, सुख से, करुणा से या कि मार्मिकता से। तो इसी तरह कविताएं होती हैं जो हमको देर तक अपने अर्थ संयोजन में घुमाती रहे और फिर किसी मोड़ पर, किसी मंजिल पर में ले जाएं। तो बहुत आभारी हूँ आपकी इन कविताओं के लिए। और अब हमारे बहुत ही सुंदर कविताएं थी सविता जी। कविताएं थी और आपके पाठ से सीखना भी चाहिए। तो आपकी आवाज से जो पैतृक है, जो जहां से आयत्त की है, उसका उसमें एक ध्वनि है, नाद है। तो आपके लिए इसलिए मैंने नहीं कहा कि थोड़ा सा अपने वॉल्यूम को कहें। वॉल्यूम बहुत ही स्निग्ध था और बहुत ही श्रवणीय था, मननीय था। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। अब हमारे बीच है विनोद दास जी, जो कहीं पर्दे के पीछे छिपे हैं। पहले तो उनका स्वागत और अभिनंदन। हमारे बहुत पुराने अजीज मित्र हैं जिनको पहली बार मैंने कोलकाता में देखा, उनके साथ गुफ्तगू हुई, उनके घर आना जाना हुआ और वे बाद में वहां वागर्थ के संपादक भी बने। कि बहुत सारी किताबें वर्णमाला से बाहर आ चुकी थी और पहला संग्रह जो ज्ञानपीठ से पुरस्कृत था, खिलाफ हवा से गुजरते हुए, वो आ चुका था। वे 2 कविता संग्रहों के कवि थे। उसके बाद अब उनका एक कविता संग्रह कुजात आया है, जो कि कुछ अलग कविताओं का संग्रह है। वे बहुत कम लिखने वाले हैं, लेकिन बीच में उन्होंने अंतर्दृष्टि पत्रिका का संपादन किया है और वे सिनेमा पर भी लिखते रहे हैं। उन्होंने कहानियां भी बहुत सारी लिखी हैं जो बहुत सारी अच्छी पत्रिकाओं में छपी, और देश विदेश उन्होंने घुमा भी है। एक तरह की यायावरी भी उनके पास है और अभी बंबई में भी, बड़े बड़े शहरों में जो रहने का एक तजर्बा है एक कवि का, वो उससे मेल नहीं खा सकता जैसे राकेश रंजन जी मुजफ्फरपुर में रहते हैं, वैशाली में रहते हैं, या कोई मुजफ्फरपुर में रहे। तो उससे भी फर्क पड़ता है। देश, काल और परिस्थिति कवि को
जरूर अपने रंग रंगती है। लेकिन विनोद दास जी उस तरह तो बाराबंकी के रहने वाले हैं, बड़े छोटे शहर से के लखनऊ में रहे, फिर बंबई में, फिर पटना में, तो तमाम जो ये नगरों में रहना है और बहुत सारे जीवन को खुली आंखों देखना है, सिनेमा जैसे माध्यमों में प्रवेश करना है और उसके गुण अपनी कविताओं में सहेजना है, तो ऐसे कवि हमारे बीच हैं जिनमें कि एक कविता का अलग ही विन्यास है। और इन पर लिखते हुए अभी विजय कुमार ने इनमें उस जीवन द्रव्य की बात की है, जिस जीवन द्रव्य की बात कभी ज्ञानेंद्र पति ने अनेक कवियों के बारे में मुझसे पहल में की गई बातचीत में की थी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सावधान तरीके की टिप्पणी है। उनकी कई कविताएं इसमें गुजरात में मुझे दिखी हैं, इसमें ईश्वर के दलाल, खुदकुशी और गुजरात, ये बहुत सी कविताएं हैं। भूख, साध्वी, कवि का काम, प्रेम के शुक्राणु, अच्छी कविताएं। और उस संग्रह में जो कि वर्णमाला से बाहर है, जो 12वां खिलाड़ी जो क्रिकेट का होता है, उसकी व्यथा कथा बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। और बहुत कम लिखने वाले, लेकिन इतना लिख कर भी बहुत ही मुझे लगता है कि अपने कवि का लोहा मनवाने वाले ऐसे कवि विनोद दास जी, वे जहां भी हैं हमारी इस दर्शक दीर्घा में, इस कवि सदन में, वे प्रकट हों और हमारे इस शाम अपनी कविताओं से कृतार्थ करें। इस शाम को श्री विनोद दास जी, स्वागत और अभिनंदन। तो सबसे पहले तो डॉक्टर रामदास मिश्र को प्रणाम। हमारे बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग कवि हैं, पुरोधा कवि है, तो बहुत बहुत प्रणाम उनको। और सभी मित्रों को नमस्कार। पहली कविता है दागी आलू। दागी आलू बहुत अच्छी कविता है, वाह। छिलकों के साथ मैं फेंकने जा रहा था दागी आलू। छिलकों के साथ मैं फेंकने जा रहा था दागी आलू। वो आई और उसने एक एक करके चुन लिए सब दागी आलू। क्या वो आई और उसने एक एक करके चुन लिए सब दागी आलू। फिर उसने काट कर अलग किया उनका वह हिस्सा जो सड़ा था। फिर उसने काट कर अलग किया उनका वो हिस्सा जो सड़ा था। मैं शर्मिंदा था, आलू का एक बड़ा हिस्सा अच्छा और बेदाग था। मैं शर्मिंदा था, आलू का एक बड़ा हिस्सा अच्छा और बेदाग था। मुझे लगा कितना कुछ अच्छा बचाया जा सकता है इस तरह इस पृथ्वी पर। क्या बात है, बहुत अच्छा विनोद जी, बहुत सी कविता है, वाह। एक दूसरी कविता है साध्वी। साध्वी, जी जी, बहुत सी कविता है। बहुत सारे साध्वियों को आप देखते होंगे, आजकल तो दूसरे तरह की है, लेकिन ये साध्वी दूसरी तरह की। हल्के रंग के परिधान में अपने कई हम सफरों के साथ सूखी रोटी सी मरियल पुस्तक मेले के एक साफ सुथरे छोटे स्टॉल पर वह खड़ी है शताब्दियों से। हल्के रंग के परिधान में अपने कई हम सफरों के साथ सूखी रोटी सी मरियल पुस्तक मेले के एक साफ सुथरे छोटे स्टॉल पर वह खड़ी है शताब्दियों से। उसके चेहरे पर है न कोई कामना, न कौतूहल, न कोई रोमांच, जैसे सूख गया हो कोई कुआं और छा गई हो उसके मुहाने पर उदासी की घास। उसके चेहरे पर न कोई कामना, न कौतूहल, न कोई रोमांच, जैसे सूख गया हो कोई कुआं और छा गई हो उसके मुहाने पर उदासी की घास। सब कहते हैं उसे साध्वी, सब कहते हैं उसे साध्वी। कहती हैं उसकी सूखी आंखें चीख चीख कर, साध्वी नहीं मैं एक स्त्री। क्या बात है। कहती है उसकी सूखी आंखें चीख चीख कर, साध्वी नहीं मैं एक स्त्री हूँ। मेरे भी
उन्नत वक्षों में होती है सुरसुराहट, रजस्वला होती हूँ हर माँ, मेरे भी गर्भ में मचा सकते हैं ऊधम नन्हे नन्हे दो पांव। मेरे भी उन्नत वक्षों में होती है सुरसुराहट, रजस्वला होती हूँ हर माँ, मेरे भी गर्भ में मचा सकते हैं ऊधम नन्हे नन्हे दो पांव। कोई नहीं सुनता उनकी चीख, दुनिया इन तमाम चीखों से भरी पड़ी है, बेहिसाब ऐसी गलतियों से भरी, करता नहीं जिन्हें कोई ठीक। पिता, भाई, चाचा, दोस्त हो गए हैं उसके वजूद के भीतर। पिता, भाई, चाचा, दोस्त हो गए हैं उसके वजूद के भीतर। वो लड़का भी शाम के जुटपुटे में जिसने चूमा था गर्दन के पीछे उसके खुले हिस्से को, लेकिन वो भूले से भी नहीं खोजती सगे संबंधी या प्रेमी को, न जाने कब कोई पुकार ले उसके पुराने नाम से। लेकिन वो भूले से भी नहीं खोजती सगे संबंधी या प्रेमी को, न जाने कब कोई पुकार ले उसे उसके पुराने नाम से। पुराना नाम सुनकर वह हौले से दबाती है अपनी नई देह की सिहर। पुराना नाम सुनकर वो हौले से दबाती है अपनी नई देह की सिहरन। धर्म ग्रंथ बेचते हुए जब कोई पुरुष भंगिमा करती है उसे बेचैन, क्रोध से कांपने लगता है उसके गले में लटका धर्म चिन्ह। धर्म ग्रंथ बेचते हुए जब कोई पुरुष भंगिमा करती है उसे बेचैन, क्रोध से कांपने लगता है उसके गले में लटका धर्म चिन्ह। फिर वो छटपटाने लगती है दो पल्लों के बीच हंसी तितली की तरह। फिर वो छटपटाने लगती है दो पल्लों के बीच फंसी तितली की तरह। ये सादगी नहीं, चलती फिरती एक देह है, खोजती हुई अपनी आत्मा इस मायावी दुनिया में। क्या बात है विनोद जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ये एक दूसरी कविता है। आज हमारे ओम भाई की माँ का निधन हुआ है और उसी पर है, कोख माँ पर ही कविता है। वो अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता भाई। वह न तो सिर्फ खट्टी मितली है, न सिर्फ सूजे पांव, ना ही स्वाद की नई नई फरमाइश। वह न तो सिर्फ खट्टी मितली है, न सिर्फ सूजे पांव, ना ही स्वाद की नई नई फरमाइश। वह सृष्टि की पहली खुशी है और इतनी बड़ी कि ओढ़नी या पल्लू के पीछे भी छिपी है। वह सृष्टि की पहली खुशी है और इतनी बड़ी कि ओढ़नी या पल्लू के पीछे भी छिप नहीं पाती। उसका उभरा बड़ा पेट इस कायनात का सबसे सुंदर दृश्य है। शर्म से डूब जाती है मेरी आंखें इस बड़े पेट के साथ। वह फर्श पर पोंछा लगा रही है, बाल्टी पर झुकी कपड़े पछीट रही है, चिलचिलाती धूप में सड़क पर गिट्टियां टूट रही है। मेरी ग्लानि की कोई सीमा नहीं है, जीवन रचने के क्षण में वो निराहार तारे गिन रही है। सौरी से बाहर छन कर आती वह दरअसल पृथ्वी की सबसे करुण कराह है। संतान की भूख मिटाने के लिए अपनी भूख मारने का वह अभ्यास है। बिस्तर पर टट्टी पेशाब में लथपथ वो ऐसा जगह है जिसका मूल्य विश्व का कोई बैंक नहीं चुका सकता। जिंदगी के तीसरे दौर में कीड़े की तरह चेहरे की कुलबुलाती झुर्रियों के बीच अब जब वो एक हिलती हुई थोड़ी भर रह गई है, उसकी औलाद ने उस दंतहीन पोपली को तज दिया है केंचुल की तरह। वो उसके खत का जवाब नहीं देता, वो उसे मेले या स्टेशन पर अकेली भटकने के लिए छोड़ देता है। वो उसका मोबाइल नहीं उठाता, दिवाली घर नहीं आता। अपने घर में उसे रखने की जगह बिल्ली या कुत्ते पालता है। वो हवा में गुम उस शब्द सा है
जो बोलने के बाद वापस नहीं लौटता। पानी का इंतजार करती वह रेगिस्तान की खाली बाल्टी, पानी का इंतजार करती वो रेगिस्तान की खाली बाल्टी है। मौत के लिए मांगती भीख है, उसके पास मीठी लोरी की धुन है। पुरानी पेटी में उसके बचपन की कुछ लंगोटियां हैं। उन नन्हे नन्हे पाँव की धुंधली याद है जो कोख में उसको धीरे धीरे मारते थे और उसे अनिर्वचनीय खुशी से भर देते। बादल करी थी पगली की भटकती, वो एक ऐसी अभागन है डॉक्टर ने निकाल दी हो जिसकी कोख कैंसर के मरीज की तरह। पूछे बादल सरी की पगली सी भटकती, वो एक ऐसी अभागन है डॉक्टर ने निकाल दी हो जिसकी कोख कैंसर के मरीज की तरह। वो अक्सर रात के तीसरे पहर नींद से उठती है और अपनी बगल की खाली जगह टटोलने के बाद रसोई में रोटी बनाने लगती है उस भूखे बेटे के लिए जिसने अभी दरवाजा खटखटाया था, बस अभी कुछ देर पहले। एक और कविता है जो प्रेम के शुक्रान। आजकल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, कठिन समय है। इनकी प्रेमिल आंखों में संतरों सी विकल खुशबू है और छोटे से दिल में उड़ रही तितलियां जिनके पंखों से झरता है पराग। ये परिणय की आजादी के रणयोद्धा है। ये परिणय की आजादी के रणयोद्धा हैं। शहर में अप्रिय की आहट से बेखबर ये अजीब प्रसन्न बदन अहमक है। कचहरी की जर्जर बेंच पर बैठे दो गवाहों का कर रहे हैं इंतजार सुख की तरह। इनकी प्रेमिल आंखों में संतरों से विकल खुशबू है और छोटे से दिल में उड़ रही हैं तितलियां जिनके पंखों से झरता है पराग। ये परिणय की आजादी की रणयोद्धा हैं। शहर में अप्रिय की आहट से बेखबर ये अजीब प्रसन्न बदन अहमक हैं। कचहरी की जर्जर बेंच पर बैठे दो गवाहों का कर रहे हैं इंतजार सुख की तरह। परिणय भला कहीं ऐसा होता है? परिणय भला कहीं ऐसा होता है? ना माँ बाप, न ढोल तमाशा, न नशे में धुन कर विकराल नृत्य। क्या ये परिवार के जैविक इतिहास में माचिस लगाना नहीं? ये दो परिवारों का परिणय नहीं, परंपरा की 21वीं मंजिल से धरती पर कूदना है। अगर विवाह कचहरी में होने लगे तो हमारे मामा मौसा फूफा फूफी का क्या होगा? जो जाति गोत्र की शुद्धता पर करते रहते हैं रक्तपात, वो पंडित बेचारे क्या करेंगे जिनके पोथी पत्रों के गणित पर कांपता रहता है दो जिंदगियों का भविष्य नंगे चाकू के सामने खड़े आदमी की तरह। उस क्रूर दृश्य का आनंद कहाँ मिलेगा जब थरथराते हाथों में ट्रे लेकर सौ विंडो में सजी गुड़िया की तरह चाय पिलाने आती है और बार बार अपमानित की जाती है। वर पक्ष के रुतबे का तो फिर भट्ठा बैठ जाएगा। फिर उस लगान का क्या होगा जो मुस्कुराते हुए कन्या पक्ष से काम उमेद कर लिया जाता है। वर कन्या एक दूसरे को नहीं जानते, कोई बात नहीं। वर कन्या एक दूसरे को नहीं जानते, कोई बात नहीं। एक दूसरे को प्यार नहीं करते, कोई बात नहीं। इतनी युगलों ने काट दी है अपनी पूरी जिंदगी बिना प्यार बिस्तर पर। उनके पास संतानें भी हैं वंशवेल बढ़ाने के लिए। कितने युगलों ने काट दी है अपनी पूरी जिंदगी बिना प्यार बिस्तर पर। उनके पास संतानें भी हैं वंशवेल बढ़ाने के लिए। शादी के पहले प्रेम। कचहरी में बैठी ये लड़की जरूर बदचलन होगी। देखो न उसे कोई लाज है, ना ही नववधू की तरह उसकी देह में सेहरा। ज्यादा क्या कहना, उसकी आधुनिक पोशाक ही बता रही है उसका चरित्र।
नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर ये सफल होते गए तो खाप पंचायतों की गुर्राहट क्या मिमियाहट में नहीं बदल जाएगी? धर्म ध्वजा का रंग क्या कुछ फीका नहीं हो जाएगा? सबसे बड़ा आघात उन मर्दों पर होगा जो समझते हैं रोटी पिटती बीवियों को पैरों की जूतियां, ये बराबर का हक मांगेंगी, आंखें मिलाकर बात करेंगी। कचहरी में बैठे इन प्रेमी सिरफिरों को आप नहीं जानते। ये फूलों पर चमकती ओस की बात करते हैं, शाखों पर दौड़ती गिलहरियों को देखकर खुश होते हैं। वे चांद सितारों में पता नहीं क्या देखते रहते हैं। बियावान में भी हाथ पकड़े घंटों निशब्द बैठे रहते हैं। असफलता से बेफिक्र इनके जीवन का व्याकरण ही अलग है। पता नहीं ये किस धातु के बने हैं। बड़े बूढ़ों को नहीं सुनते, ब्राह्मण कायक फांसी कोरी नहीं देखते, हिंदू मुस्लिम तक नहीं मानते, नफा नुकसान नहीं समझते, डंडे लाठी से नहीं डरते। कुछ भी कर लो इनका कोई इलाज नहीं, कुछ भी कर लो इनका कोई इलाज नहीं है। ये प्रेम के शुक्राणु हैं। हर दिन आवारा बादल से ये दिख ही जाते हैं कहीं न कहीं, कभी किसी स्कूल छत पर, कभी किसी खंडहर में, कभी किसी झाड़ी की चोट में, चुनौती की तरह समय की घृणा पर प्रेम की बारिश करते हुए। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा विनोद जी। एक कविता है यातना गृह। यातना गृह जी, सुनाए। यातना गृह। स्मृतियों की राख के साथ वे अभी भी यहाँ रहते हैं। स्मृतियों की राख के साथ वे अभी भी यहाँ रहते हैं, एक नाजायज संतान की तरह, जहाँ चिनार की पत्तियों की हरी हवा नहीं बहती है बारूद की गंध। रास्ते में हिलते मुस्कुराते हाथ नहीं, रेत की बोरियों के पीछे से स्वागत करती हैं बंदूक की नलियां। रास्ते में हिलते मुस्कुराते हाथ नहीं, रेत की बोरियों के पीछे से स्वागत करती हैं बंदूक की नलियां। भारी बूट खटखटाते हैं दरवाजा और घर से गायब हो जाता है एक बिस्तर हमेशा के लिए। ये वो ठिकाना नहीं है जहां गायब हुई चीजें मिल ही जाती हैं कहीं न कहीं देर सवेर। यहाँ मिलता है उनका टूटा हुआ चश्मा, ऊन से तना ऊनी स्वेटर, सिगरेट से जली दागों से सजी लाश, उसके उखड़े नाखून, फटी हुई गुदा। यातनाएं कभी चटपटे किस्सों की तरह हुंकारी भरकर नहीं सुनी जा सकती, उन्हें खून के आंसुओं के साथ रोया जाता है। इश्क यहाँ नाजनीन मर्द से नहीं कफन से करती हैं। जब वो आशिक से मिलती हैं गले, तो उन्हें लगता है कि कब्र पर सिर रखकर रो रही हैं। वो खिड़कियों से देखती हैं अपने दरवाजों से गुजरता जनाजा, तो जनाजा कम, खामोश इनकलाबी जुलूस लगता है ज्यादा। ईंट भट्टे से उठते हुए धुएं की तरह, ईंट भट्टे से उठते हुए धुएं की तरह रुंधे हुए गले से निकलते हैं नारे, आजादी आजादी आजादी, जो बुलेट प्रूफ दिलों तक नहीं पहुंचते। ईंट भट्टे से उठते हुए धुएं की तरह रुंधे हुए गले से निकलते हैं नारे, आजादी आजादी, जो बुलेट प्रूफ दिलों तक नहीं पहुंचते। आजादी ये महज एक लफ्ज नहीं है, न ही कोई रूमानी जज्बा। ये बारूद बिछे तारों के नीचे छिपा एक स्वप्न है, जिस पर पांव रखते ही उड़ जाते हैं उनके परकच्चे। आजादी उनके लिए महज एक लफ्ज नहीं है, न ही कोई रूमानी जज्बा। ये बारूद बिछे तारों के नीचे छिपा एक स्वप्न है, जिस पर पांव पड़ते ही उड़ जाते हैं उनके परकच्चे। आपको बताना फर्क पड़ेगा। इस समय आप देख रहे होंगे टीवी पर देश तोड़ने वाली तकलीफ, बताना मेरा धर्म है। यहाँ लोग काले कहुए में लेकर खाते हैं,
हर सुबह दुख की डबल रोटी। यहाँ लोग काले कहुए में डुबो कर खाते हैं हर सुबह दुख की डबल रोटी। खाली कटोरे के साथ मस्जिद के सामने हिजाब पहने बैठी एक खातून ऊपर वाले से मांग रही है रहमो करम की दुआ। झील के झिलमिल पानी में सजे सजे सितारे नवागत वधू की उतराई हुई लाश की तरह खड़े हैं खामोश। भूखे चट्टुओं की करुण निगाह से सुलगती रहती है हरी भरी घाटी एक विधवा की तरह। झील के झिलमिल पानी में सजे धजे सितारे नवागत वधू की उतराई हुई लाश की तरह खड़े हैं खामोश। भूखे चट्टुओं की करुण निगाह से सुलगती रहती है हरी भरी घाटी एक विधवा की तरह। मोबाइल की कॉलर ट्यून सुनने के लिए तरस रहे हैं टैक्सी ड्राइवरों के कान। मोबाइल की कॉलर ट्यून सुनने के लिए तरस रहे हैं टैक्सी ड्राइवरों के कान। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं। आपके पास पुरानी तस्वीर है ना वहां की जिसमें आपकी फुंदे वाली लाल टोपी पर चमक रहे थे बर्फ के नन्हे नन्हे कण जगमग करते सितारों की तरह। आपके पास पुरानी तस्वीर है ना वहां की जिसमें आपकी फुंदे वाली लाल टोपी पर चमक रहे थे बर्फ के नन्हे नन्हे कण जगमग करते सितारों की तरह। और वो दूसरी फोटो जो आपके बटुए में रहती है हमेशा मौजूद जिसमें मुस्कुराती हुई आपकी मोहतरमा की गोद में डूबता दिखता है उसी जन्नत का एक मासूम छौना। हाँ वही जन्नत जहां आप तफरीह के लिए गए थे आज कोमा के मूर्छित मरीज से कराती है खाती है धड़कता रहता है उसका दिल मौत के इंतजार। जीना एक जिंदा लाश की तरह खाना सोना हगना भर नहीं है। जीना एक जिंदा लाश की तरह खाना सोना हगना भर नहीं है। ये दस्तरखान पर चुगल करते हुए एक दूसरे को रकाबी देकर खाने के लिए मनुहार करना भी है। वहां से आती रहती है आतंकियों के मारे जाने की खबर। ट्रकों से भरकर आते रहते हैं सुंदर से। वहां से आती रहती है आतंकियों के मारे जाने की खबर। ट्रकों से भरकर आते रहते हैं सुंदर से। हम करते हैं वाह कितने लजीज है। अरे रसीले और मीठे भी। सिर्फ उसके गूदे में कुछ खून सा चमकता है। बहुत अंतिम कविता एक आपको सुना देते हैं। हाँ 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 बिल्कुल गुजार। जी जी स्वागत। आप हमें झट पहचान लेते हैं। आप हमें झट पहचान लेते हैं अपने ब्रह्मभोज में पूरी बूंदी के इंतजार में जमीन पर बिछे हम पत्तल हैं। ये भोज होता है उसमें जो दलित होते हैं उनको इसी तरह भोजन दिया जाता है। जी आप हमें झट पहचान लेते हैं अपने ब्रह्मभोज में पूरी बूंदी के इंतजार में जमीन पर बिछे हम पत्तल हैं। परदेश में काम खोजते छूछे हाथ हैं। ईंटों का तकिया लगाए हुए सदियों से चली आ रही आपकी हम दुत्कार हैं। हम प्रेम की शाश्वत भूख हैं और आप के आदि वंशज। हम प्रेम की शाश्वत भूख हैं और आप घृणा के आदि वंशज। आपकी घृणा हमारी रुलाई में नमक की तरह छिपी रहती है और हमारे रक्त में घुलती रहती है धीरे धीरे। आपके महादेश में हमारी नागरिकता संविधान के बाहर है मंदिर के बाहर पड़े जूतों की तरह। आपके महादेश में हमारी नागरिकता संविधान के बाहर है मंदिर के बाहर पड़े जूतों की तरह। अपनी पीठ पर चावल की बोरी लादे हम भूखे चलते हुए शख्स हैं जिनका नाम विकृत करके हंसना आपका निःशुल्क मनोरंजन है।
हमारा जन्म ही निर्वासन है। हमारा जन्म ही निर्वासन है। गांव के किसी सकरे गंधाते कोने में और मृत्यु एक अदृश्य हत्या जिसकी रपट कभी थाने में नहीं लिखी जाती। हमारी टूटी छत से होती रहती है दिन रात दिन की बारिश, उठती रहती है उजड़े घर से दुख के कीचड़ में गुथी हुई सिसकियां। कौन लिखता है हमारी नृशंस इबारत? एक जर्जर संस्कृत किताब या वो पाखंडी सूत की डोरी? फारिग होने के समय जिसे कान पर चढ़ाने से हो जाते हो तुम पवित्र। आपकी आंखें तक आंखें हमारे बात मारते घरों में खिले फूलों की ताक में रहती हैं, और आपका बेगार न करने पर खेतों में पड़ी उनकी लाशों के नाखूनों में आपकी देह से नोची त्वचा मिलती है। तो आपको मितली आती है जब घूरे पर हमारे नंग धड़ंग बच्चे शोरों से लड़ झगड़ कर हंसते हैं, और टूटी खाट की आड़ में घर के सामने हमारी औरतें पेटी कोट उठाकर लव शंका करती हैं। अच्छा आप नजर फेर लेते हैं जब गंदगी के ढेर से मक्खियां उड़ाकर उठा लेते हैं हम खाने का कोई फेंका हुआ टुकड़ा, और आपको कोटिशा धन्यवाद देते हैं। आशा की मैली लालटेन की रोशनी में कबीर रैदास के साथ जब हम रोते गाते हैं, सहसा गुर्राने लगते हैं महाकवि तुलसीदास। पूजो विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा। तब आती है प्रेमचंद की कलम उनके फटे जूतों के साथ। आप नाराज हो गए ना? हमारे सरकारी आरक्षण से आपका मुंह वैसे ही सूजा रहता है, गोया किसी जहरीले ततैये ने आपको काट लिया। हमारे लिए तमाम गालियां आपकी जबान से गू की तरह बरसती ही रहती हैं। हमारी नौकरी की अर्जियां अक्सर आपकी फाइल में दबी रहती हैं, फिर रद्द कर दी जाती हैं योग्य पात्र न मिलने का बहाना बनाकर। इतिहास के नए व्याकरण में हम हाशिया हैं, फिर भी हमारे गरीब खाने पर आते हैं जन प्रभु अपने लाव लश्कर के साथ, खुले जग पर भिनभिनाती मक्खियों की तरह। धोते हैं साबुन से धुले हमारे पांव, धोते हैं साबुन से धुले हमारे पांव, खाते हैं हमारी रसोई में बैठकर खाना। अनगिनत कैमरे खींचते हैं हमारी तस्वीर एक क्रूर प्रहसन की तरह। सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, ये बोलते समय भर्रा जाती है हमारी आवाज फटे तबले की तरह। सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, ये बोलते समय भर्रा जाती है हमारी आवाज फटे तबले की तरह। गहरी नींद से जगी आंखें देख रही हैं छल बल का साज। हमारा कोट अमीरों का राज, हमारे दुखों की बढ़ती जा रही हैं झुर्रियां। हमारी नसों में भरता जा रहा है क्रूर का बारूद। सावधान, ये कभी भी पड़ सकता है मानो बम की तरह। बहुत खूब विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत दिनों से आपको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और आप आए। एक यहाँ की शर्त है कि डॉक्टर साहब सुनाते हैं, कुछ अर्घ के रूप में मुझे चढ़ाना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब आपके लिए और अपने मित्रों के लिए भी कुछ शेर एक गजल के, जिसके बाद उनसे अनुरोध कर लो। शेर है कि हवा में झूल जाना चाहता हूँ, मैं खुद को गुनगुनाना चाहता हूँ। हवा में झूल जाना चाहता हूँ, मैं खुद को गुनगुनाना चाहता हूँ। वो मुझको याद करता रह रहा है, मैं इसको भूल जाना चाहता हूँ। हवा में झूल जाना चाहता हूँ। बहुत याद आ रहा है बचपना, अब फिर स्कूल जाना चाहता हूँ। बहुत याद आ रहा है बचपना, अब मैं फिर स्कूल जाना चाहता हूँ। हटो भी वो कठिन कविता के प्रेतों, मैं लय में लौट जाना चाहता हूँ। मैं लय में लौट जाना चाहता हूँ। यहाँ शब्दों का मेला सा लगा है, मैं इससे दूर जाना चाहता हूँ। यहाँ शब्दों का मेला सा लगा है, मैं इससे दूर जाना चाहता हूँ। कहाँ खोए हैं बंशी और मादल,
कहाँ खोए हैं वंशी और मातल, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, हवा में झूल जाना चाहता हूँ, मैं खुद को गुनगुनाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये अर्घ्य आपकी सेवा में, अपने मित्रों की सेवा में, और अब आपसे अनुरोध है, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ कुछ सुनाएं और हमारे कवियों को से संवाद करें। स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर साहब। ओम निश्चल जी, वेद मित्र जी, विनोद दास जी, सविता जी, टीना जी, राकेश रंजन जी और प्रिय रविशंकर जी, हर रविवार मेरे लिए कविता का उपहार लिए आता है। एक नए और अपने जाने पहचाने कवियों का सानिध्य और उनकी कविताएं मुझे इस थकान में बहुत सुख दे जाती हैं। थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि अब 98 साल के मेरे कान हो गए हैं, तो पूरा मैं सुन नहीं पाता हूँ, लेकिन जितना सुन पाता हूँ उसका सुख भी बहुत होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि ओम निश्चल जी के माध्यम से आपकी कविताओं का सौंदर्य, आपकी कविताओं का मर्म मुझ तक पहुँचता रहता है। उनकी आवाज बहुत तेज है। तो मैं आभारी हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ कि हम सब ने अलग अलग ढंग की अच्छी कविताएं सुनाई। और एक खास बात ये होती है कि अपनी कविताओं में अपनी परिवेश की भाषा सुनाई पड़े। मुझे याद है कि एक बार उमाशंकर जोशी ने कहा था कि मैंने कुछ नहीं पाया, केवल गांव से भाषा पाई है। ये भाषा जो है वो हमें बहुत बल देती है। अभी देखा मैंने कि ये राकेश रंजन की कविताओं में जो भोजपुरी बनारसी भाषा का रंग था, अद्भुत था। तो मित्रों, दो सुख होता है। एक तो जो हमारे परिचित कवि हैं, विनोद दास जी है, सविता, इन्हें मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं का पाठक रहा हूँ। तो इस माध्यम से इनसे भेंट होती है और नए नए कवियों से मेरी पहचान होती है और ये मुझे ज्ञान प्राप्त होता है कहाँ क्या लिखा जा रहा है। और फिर ये ओम जी का आभार मानना चाहिए। ये बहुत पढ़ते हैं कहाँ कहाँ क्या लिखा जा रहा है, ये सब जानते हैं। अभी उनकी किताब छपने को आई है, मैंने पढ़ा उसको, तो देखा कि उन तमाम कवियों का जिक्र किया है जिन्हें मैं नहीं जानता था। और एक वृद्धावस्था में पढ़ाई लिखाई कम हो जाती है। तो मित्रों, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। मेरी बेटी जो है वो आप लोगों की कविताओं के बारे में कुछ कहेगी, वो उसका ये कार्य है। मित्रों, एक बात है कि ओम जी का जो काव्य प्रेम है, उनकी माँ का देहांत हो गया है, लेकिन उन्होंने इसका गोष्ठी से संबंध नहीं तोड़ा, तो उसको स्थगित नहीं किया। इसलिए मैं फिलहाल माँ पर दो कविताएं पढ़ रहा हूँ, छोटी छोटी। चेहरे पर सख्त अंगुलियों के दर्द भरे निशान हैं। चेहरे पर कुछ सख्त अंगुलियों के दर्द भरे निशान हैं और कुछ अंगुलियां उन्हें दर्द से सहलाती हैं, और कुछ अंगुलियां उन्हें दर्द से सहलाती हैं। कुछ आंखें आंखों में उड़ेल जाती हैं रात के परनाले, और कुछ आंखें उन्हें सुबह के जल में नहलाती हैं। ये दर्द भरी अंगुलियां, ये सुबह भरी आंखें जहां कहीं भी हैं मेरी माँ है। ये दर्द भरी अंगुलियां, ये सुबह भरी आंखें जहां कहीं भी हैं मेरी माँ है। माँ, जब तक तुम हो मैं मरूंगा नहीं। बहुत बढ़िया। एक चिट्ठी है, माँ की चिट्ठी।
तुम अपर सीमा मुझे कितना सालती रही है यह बात कि तुम्हारी कोई चिट्ठी मेरे पास नहीं है। मुझे कितना सालती रही है बात कि तुम्हारी कोई चिट्ठी मेरे पास नहीं है, लेकिन आज लगता है कि मेरा जीवन पूरा एक बड़ा सा पन्ना है। मेरा जीवन एक बड़ा सा पन्ना है जिस पर तुमने अपने को समूचा लिख दिया है, जिस पर तुमने अपने को समूचा लिख दिया है। लगातार झड़ रही है तुम्हारी खुशबू और फैलती जा रही है आस पास। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। वो नहीं जानता दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ या झरना या नद कौन सा है। वो नहीं जानता कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, झरना, नद कौन सा है। वो नहीं जानता संसार के 8 आश्चर्य कौन से हैं। वो नहीं जानता दुनिया में कितने देश हैं और उनके प्रधान कौन कौन हैं। वो जानता है अपने खेत को, वो जानता है अपने खेत को, लहलहाती हुई फसल को, जिसके दाने खेत नहीं खाते बल्कि फैल जाते हैं धरती के इस छोर से उस छोर तक और लोगों का लहू बनकर हंसी बन जाते हैं और वो हंसी में ईश्वर को देख लेता है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। वाह। खड़ा हूँ नदी के किनारे प्यासा प्यासा, खड़ा हूँ नदी के किनारे प्यासा प्यासा, जल के पास होकर भी जल नहीं पी पा रहा हूँ। जल के पास होकर भी जल नहीं पी पा रहा हूँ। मैंने पूछा तुमने अपने पानी का क्या रूप, मैंने पूछा तुमने अपने पानी का यह क्या रूप बना दिया नदी। नदी दर्द से मुस्कुराई। मैंने क्या किया आदमी, मैंने क्या किया आदमी, ये तो तुम्हारी गंदगी है जो मुझ में झर झर कर मुझे विषाक्त कर रही है। अब तो मैं भी अपना जल नहीं पी पाती, प्यासी प्यासी बह रही हूँ। क्या बात। जब मैं यहाँ से जाऊंगा, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब पता नहीं कहाँ होगा। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब पता नहीं कहाँ होगा। यदि आत्मा अमर है तो यहाँ से जाने के बाद भी मैं यहीं रहूंगा। यदि आत्मा अमर है तो यहाँ से जाने के बाद भी मैं यहीं रहूंगा और अपने देश की छवियां प्रतिबिंबित होती रहेंगी मुझ में, जिसकी हवाएं मेरी सांस बनती रही हैं, जिसकी हवाएं मेरी सांस बनती रही हैं। मुझ में झिलमिलाता रहेगा वह गांव जहां मैंने आंखें खोली, जहां की मिट्टी ने मेरे जीवन में रंग गढ़े। महकती रहेंगी ऋतुएं अपने गान के साथ, खिलखिलाते रहेंगे खेत खलिहान बाग बगीचे, पुकारते रहेंगे आहू भरे स्वर। चमकते रहेंगे वे शहर जिनमें मेरी शैक्षिक साहित्यिक यात्राएं चलती रही हैं, जहां मेरे अनुभवों को विस्तार और गहनता प्राप्त हुई है। गूंजती रहेगी परिवार और मित्रों की आवाजें जो पहले चले गए हैं। गूंजती रहेगी परिवार और मित्रों की आवाजें जो पहले चले गए हैं। वहां उन्हें खोजूंगा, वहां उन्हें खोजूंगा जो यहाँ बचे हुए हैं, उन पर आशीष झरकाऊंगा। यदि सरस्वती जी मुझसे पहले चली गई, पत्नी मेरी चली गई, तो उन्हें कहीं न कहीं पा ही लूंगा। वे भी मुझे कहीं से देख रही होगी। यदि पहले मैं गया तो वहीं से इन्हें देखता रहूंगा और आता जाता रहूंगा इनके सपनों में। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह, क्या संकल्प है आपका। ये एक प्रेम कविता ही है। बिल्कुल है। वे भी वहीं बैठी होंगी। दीवार। जी डॉक्टर साहब, दीवार। दीवारें ईंट सीमेंट और रंग रोगन से बनी हैं। दीवारें ईंट सीमेंट और रंग रोगन से बनी हैं। ये अपने सिर पर छत को उठाए हुए हमें पनाह देती हैं।
ये अपने सिर पर छत को उठाए हुए हमें पनाह देती हैं घोर सर्दी, गर्मी और आंधी पानी में। इनसे बने कमरों में चलती रहती हैं जीवन की अनेक गतिविधियां। ये साक्षी हैं लगातार चलने वाली साहित्यिक गोष्ठियों की, गोष्ठियों में उठने वाले भाव विचार तरंगों की। न जाने इनमें हमारे जीवन का कितना हंसी उल्लास निहित है, न जाने इनमें हमारे जीवन का कितना हंसी उल्लास निहित है। हमारे माथे के कितने धब्बे अंकित हैं, हमारे माथे के कितने धब्बे अंकित हैं। हाँ, हम इन पर माथा टिका कर कितनी बार रोए हैं। हाँ, इन पर माथा टिका कर हम कितनी बार रोए हैं। इन पर टंगी हुई राम कृष्ण की छवियां, अनेक साहित्यकारों और समाज सपूतों की तस्वीरें, जिनकी सांसें निकल निकल कर इनमें व्याप्त हो रही होंगी, जिनकी सांसें निकल निकल कर इनमें व्याप्त हो रही होंगी। अब ये दीवारें नहीं हैं, अब ये दीवारें नहीं हैं। हमारी आंखें नित्य पर ये हमारी परम आत्मीय हैं। अब ये दीवारें नहीं हैं, हमारी परम आत्मीय हैं। हमारी आंखें नित्य पर इन पर अपनी ज्योत की लिपियां अंकित करती रहती हैं। सोचता हूँ यदि घर छोड़कर कभी जाना पड़ा तो सब कुछ तो साथ चला जाएगा, किंतु ये यहीं छूट जाएंगे हमें पुकारती हुई, किंतु ये यहीं छूट जाएगी हमें पुकारती हुई। बहुत सुंदर कविता है, बहुत सुंदर। जो एक मुक्तक सुना देता हूँ। मुक्तक: घनी है रात बहुत खौफ का बसेरा है, घनी है रात बहुत खौफ का बसेरा है, सहम के छिप गया कहीं नया सवेरा है, सहम के छिप गया कहीं नहीं सवेरा है। नहीं है बात नहीं है आस किसी और से ऐ कभी, नहीं है आस किसी और से कभी, स्वरों के दीप जलाओ बहुत अंधेरा है, स्वरों के दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। जीवन जिया समझकर यह तो धूप कभी तो छाया है, जीवन जिया समझकर कभी यह तो धूप कभी तो छाया है। जब जब मैं डूबा अपने में लगा कि कोई आया है, जब जब मैं डूबा अपने में लगा कि कोई आया है। जो कुछ लिखा तुम्हारा ही था, आंसू था या रही हंसी, जो कुछ लिखा तुम्हारा ही था, आंसू था या रही हंसी। तुम्हें सौंप जाऊंगा वो सब जो कुछ तुमसे पाया है, तुम्हें सौंप जाऊंगा वो सब जो कुछ तुमसे पाया है। और एक अंतिम है। एक लंबा सफर था मेरे दोस्तों, एक लंबा सफर था मेरे दोस्तों, राह चलती रही मोड़ खाती हुई। एक लंबा सफर था मेरे दोस्तों, राह चलती रही मोड़ खाती हुई। साथ होली हवा आग बन के कभी और कभी प्यार से महमहाती हुई, साथ होली हवा आग बन के कभी और कभी प्यार से महमहाती हुई। कंटकों ने किए चाक जब भी बसंत, छा गए फूल बनकर बसंत देह पर, कंटकों ने किए चाक जब भी बसंत, छा गए फूल बनकर बसंत देह पर। थक के बैठा जब भी मौत के पास में, जिंदगी आ गई गुनगुनाती हुई। क्या बात है, बैठा जिंदगी आ गई गुनगुनाती हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, जिंदगी आ गई गुनगुनाते हुए। रामदरस जी की रचनाओं का पाठ इतना चौड़ा है, मन में जितने भाव उठ सकते हैं, कभी कभी उनकी कविताओं से गुजरते हैं, उनके गीतों से गुजरते हैं। जब कविताओं से कुछ छूट जाता है तो गीत पकड़ लेते हैं। छोड़ हमें प्यासा का प्यासा, नदियां कहाँ चली जाती, सभी हुई स्वर्ग, दिन डूबा अब घर जाएंगे, एक एक जा रहे सभी, मन बड़ा अकेला लगता है। जरा सोच रहे हैं, 2 दशकों से लोगों का जाना देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिस गवाक्ष से, अनुभवों के गवाक्ष से, जीवन के गवाक्ष से रामदरस जी देखते हैं, उसमें इतना आकर्षण है और इतना विराट स्पंदन है जीवन का। कभी ठहर के देखें, कविता को हम ठहर के नहीं पढ़ते, अक्सर पढ़ने पलटते जाते हैं। हम देखते कहीं सूक्तियां मिल जाएं जो हमें बांध लें, तब हम रुकते हैं। चैनल की तरह लोग बदलते हुए कविताएं पढ़ते। इसलिए
किसी कवि को बार बार पढ़ना होता है, कभी कभी वो छोटी कविता ज्यादा मोह लेती है जिसको हम छोड़ के आगे बढ़ गए। एक बड़े कवि का लक्षण वही है कि जब कभी आप मुक्त होना चाहते हैं तब वो फिर अपने गहन आकर्षण में अपने बाहुपाश में बांध लेती है। रामदास जी की कविता को इसी तरह देखता हूं मैं, कभी उनकी गजलों में, कभी उनकी कविताओं में, छोटी कविताएं बहुत ही मारक हैं, और कभी उनके गीतों में वो प्रवाह पा जाता हूं जो जीवन को समझने की जरूरी है। अब ये ज्यादा समय हो गया है, लेकिन इन कविताओं को बड़े चाव से, ध्यान से प्रोफेसर स्मिता सुनती हैं। केवल धन्यवाद ज्ञापन के लिए नहीं, बल्कि विवेचनात्मक धन्यवाद ज्ञापन के लिए भी यहाँ पर होती हैं। वे इस कार्यक्रम की संयोजक हैं, खालसा कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और रामदास जी की कविताओं की तो खैर प्रथम श्रोता ही, लेकिन पूरे हिंदी समाज की जो कविताएं हैं, एक अध्यापक के रूप में भी, एक भावक के रूप में भी वे पढ़ती हैं, और एक विवेचक के रूप में उसके बारे में अपना प्रतिबिंब बनाती हैं। मैं स्मिता मिश्र को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने विवेचन के साथ आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। स्वागत स्मिता जी। आभार ओम जी। और सबसे पहले आपको इस बात का साधुवाद कि आज की गोष्ठी में आप बराबर बने रहे, और माता जी के महाप्रयाण सादर नमन। आज की गोष्ठी में पधारे सभी, इस संस्करण के सभी कवियों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे समय के महत्वपूर्ण रचनाकार श्री विनोद दास जी की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही। वे बराबर समकालीन यथार्थ से टकराकर अपनी कविता स्वर देते हैं। जन सामान्य के सुख दुख, जीवन की विडंबनाओं से लड़ते हुए, लहूलुहान होते हुए रचनाकार का स्वर जो है इनकी कविताओं में बराबर उभरता है। जमीन की गंध से जुड़ी कविताएं कवि के लोक जीवन से गहरे आसक्त होने का भी परिचायक है। और कितना कुछ बचाया जा सकता है। साध्वी, ओक आदि कविताएं कवि की संवेदना परक जो मूल्य दृष्टि है उसके बारे में हमें पता चलता है। वही कश्मीर और सुजात के स्वर किस तरह से हमारी समकालीन व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य करती है। आम जिंदगी की आम से लगने वाली भाषा को नई अर्थ भंगिमाएं से भरने वाले विनोद जी का आभार। संवेदना और चिंतन का समावेशी रूप सविता जी की कविताओं में हमने पाया। स्त्री मन को केंद्रित कर पूरा रचना संसार रचने वाली कवित्री हैं आप। मैं तारों को एक खत ही या प्रेम कविता, नींद में जाग और जाग में नींद की कविताएं प्रतीत होती है। दिन दिन की कविताओं में बराबर अपनी उपस्थिति बनाए और जिसे बहुत माधुर्य शब्दावली से भी आप अभिव्यक्त करती हैं। प्रकृति के सुंदर बिंब रचती कविताएं हैं जो बहुत आजकल दुर्लभ हो रही हैं। प्रकृति का साहचर्य आपको खूब मिला है। जाहिर सी बात है कि प्रकृति के वे जो बिंब हैं जिसके कारण तमाम ऐन्द्रिक बिंब आपकी कविताओं में भरपूर उपस्थित है। अपने प्रेम और एकांत को कविता में साथ साथ लेकर चलने वाली सविता जी, आपका आभार। शुक्रिया। लीना जी वैसे तो वाणिज्यिक संसार से जुड़ी है जैसा मुझे पता चला, लेकिन उनके साथ ही भीतरी कोमल अनुभूज उनमें उपस्थित रहती है। बाहर के कोलाहल को भीतरी अनुभूज में परिवर्तित कर अपना कविता का संसार आप रचती हैं। कोमल एहसासों को कोमल कांत पदावली में कविता रचती आप अवचेतन के द्वारा एक रहस्यमय लोक में हमें ले जाती हैं। मन के रहस्य लोक में ले जाकर बाहरी जगत के तमाम सच को आप खोलती हैं। बनारस में पिंडदान, यूक्रेन आदि के द्वारा स्थानीय से अंतरराष्ट्रीय स्वर तक आप अपनी कविता में स्थान देती हैं। आपका आभार। राकेश रंजन जी वाचिक भाषा के नए तेवर कविता में प्रयुक्त करने वाले कवि हैं।
आपकी कविताएं सुनते हुए मुझे अनेक बार भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताएं याद आती हैं, क्योंकि मेरा उन पर काम भी है, तो इसलिए बराबर वो एक हॉन्ट करती हैं आपकी कविताएं सुनते हुए। जो प्रवाहमयता है, सुखांतता है, वो बहुत जगह पर उनसे जुड़ती है जाकर। संबोधन और संवाद करती हुई कविताएं हैं आपकी, चाहे हेलो राजा हो या बनारसी रस में पगी बचवा हो, कविताएं आत्मीयता से जोड़ती हैं, पर फिर बड़ी समस्याओं तक हमें पहुंचा देती। तिरंगा राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक, लेकिन आज खंडित पहचान का प्रतीक रह गया है। ऐसे तमाम सामाजिक राष्ट्रीय चिंताओं पर आपने कविताएं की, आपका आभार। और आप सबका पिताजी के प्रणाम। जी प्रणाम। मेरे लिए पिताजी के जी पिताजी के एक मुक्तक से मैं हमेशा कार्यक्रम का अंत करती हूँ, समापन करती हूँ। आदमी अकेला आता है, आदमी अकेला जाता है, आदमी अकेला आता है, आदमी अकेला जाता है, लेकिन जीवन तो पता नहीं किन किन से गहरा नाता है। मिलता रहता पाथे सफर में उसे सदा संबंधों से, तन्हाई में भी वह कितनों के साथ स्वयं को पाता है। तो हम सब अपनी अपनी तन्हाई में जुड़ जाते हैं, अपनों का साथ पाते हैं, जिसमें से एक रूप ये रविवार की यह काव्य गोष्ठी है, जिसके सूत्रधार ओम जी हैं। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग और वेब जर्नलिज्म अनुदान की ओर से मैं और हमारे वेद जी और रवि जो मेरे साथी हैं इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में, मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ और अगले संस्करण की प्रतीक्षा। बहुत धन्यवाद पूजा जी इतने सुघर संयोजन के लिए। और हमारे जो कवि मित्र विनोद जी का काफी दिनों से पीछा कर रहा था, इस तरह देख भी नहीं पा रहा था, यद्यपि वीडियो सुविधा है, लेकिन लीना जी, सविता जी, आज का कवि मंडल बहुत ही समृद्ध है। मैं इनमें से सोचा था किसी एक को दूसरे कार्यक्रम में रखूं कि उस कार्यक्रम की महिमा भी बनी रहे, लेकिन मैंने देखा कि और अच्छे लोग और भी आएंगे, लेकिन ये जो है हमारे पास एक समृद्ध काव्य संसार है आज मुझे मिल रहा है, इसे सहेज लें। बहुत धन्यवाद। लगभग 2 घंटे से ज्यादा यानी 2.5 घंटे लगभग हो चुके हैं। रामदर्श जी की 99 की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़े चाव से केवल आपका चेहरा देखकर प्रफुल्लित हो जाते हैं। आप लोग उनके बच्चों के बच्चे हैं, जैसे इस तरह से हैं वे, और स्मिता जी उन्हें दूर से संभाल रही हैं एक नक्षत्र की तरह। अपने घर में वे हैं, अपने घर में वे हैं, तार जुड़ा हुआ है। तो ये कविता की तार जोड़ने का माध्यम है। कभी किसी समय इसकी शुरुआत हुई और आज हम आप सब लोगों के रूबरू हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अगले हफ्ते फिर हम ऐसे ही कवियों के साथ, सुंदर सुगर कवियों के साथ यहाँ पर मिलेंगे। आप लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि आप लोगों को समय मिले तो जरूर आए। बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार और शुभरात्रि। अभिनंदन। वेद जी ने बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाई। वेद जी ने बांसुरी बहुत अच्छी बजाई, अक्सर ऐसा बजाते और आज तो इन्होंने बहुत ही कमाल किया। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इनके सानेट की संरचना आपको मैं फिर याद करूंगी अपने किसी प्रोग्राम के लिए वेद जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज ये बुक हो गए हैं। बहुत ही मधुर थी, बहुत अच्छी लगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका। रामदरस जी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। जी जी, बहुत शुभकामनाएं। ठीक, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि सबको। जी जी, विनोद जी नमस्कार, और आए, बहुत अच्छा लगा। ओम जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया। जी जी, राम राकेश जी, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग इसी तरह से मिलते रहे। आपकी भी काफी प्रतीक्षा हमने की, आज आप आए, कितना अच्छा सुनाया आपने। कभी मोह था कि आपकी आवाज कैसे सुनाई देती थी, कि आपकी कविता में जो वाचिक अंतर्ध्वनियां हैं उसे इसी तरह की आवाज से व्यंजित किया जा सकता है। सर, हम एक वाक्य हम भी कहना चाह रहे थे। जी जी, हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि रामदर्श मिश्र जी की स्नेह छाया में हम लोगों ने कविता पढ़ी। हिंदी में साधना किसको कहते हैं, साहित्य की तपस्या क्या होती है, तो हमारे पीढ़ी को उनसे सीखने की जरूरत है। तो मेरे लिए आज का दिन उनकी और आपके संचालन में और उनकी स्नेह छाया में
मेरे लिए बहुत यादगार दिन था, ऐतिहासिक दिन था, इसको मैं हमेशा याद रखना चाहूंगा। और ऐसे ही लोग हैं जो हमें बताते हैं कि साहित्य का रास्ता किस तरह से बनता है और हमारी साहित्य में हम किस प्रकार से अपनी साधना कर सकते हैं। मैं कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उनको सामने देख के मैं बहुत गदगद हूँ और ऐसे साधक व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद चाहिए आप सबको। बिल्कुल राकेश जी, आपने सही कहा है। आप यही देखिए, विनोद जी हमारी बैंकिंग साइड से हैं, एक बैंकर हैं, डीजीएम रहे हैं नाबार्ड के, लेकिन आप देखिए चाहते तो राजभाषा विभाग से जुड़कर उससे नाता तोड़कर अलग हो सकते थे, जैसे सभी राजभाषा अधिकारी विरत हो जाते हैं, लेकिन अभी भी ये जूझ रहे हैं और उनका प्रोफाइल आप देखिए कि कहां से कहां तक इनका विस्तार है। और मैं कम से कम 3-4 महीने से पीछा कर रहा हूं, कविता सुनाने की आतुरता भी बहुत कम है, लेकिन जब सुनाने पर आते हैं तो मैं तो इनका पुराना आशिक हूँ और इनको समझने के लिए काफी एक कुछ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कितने डिसिप्लिन के लोग यहाँ पर हैं। तो इसी से कविता बनती, और रामदास जी के आह्वान पर आप लोग आए। वे जरूर इतने वृद्ध हैं, ऐसे ही वो 2 घंटे बैठे रहते हैं जबकि उनकी उम्र हो चली है, और अभी भी वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरस्वती सम्मान बहुत जल्दी दे दिया जाए। थकान जी जी जी, तो ये वो खुद इतने बहुत अभिभूत होते हैं इस दिन के लिए, वे आधे घंटे से तैयार होना शुरू हो जाते हैं। जिस दिन स्मिता नहीं रहती, भाभी जी तैयार करती हैं। मुझे अपने पिताजी की याद आ रही है। बिल्कुल, मेरे पिताजी 96 साल में, अभी 2 साल पहले उनका, वो भी 96 में थे, और वो इसी तरह तैयार होकर बैठते थे। तो आपका परिवार भी तो साहित्यिक है, विनय दास जी, विनोद दास जी, देखिए आपका नाम भी आपने ऐसा रखा, अच्छा खासा तिवारी बदल के दास किया, इसके पीछे उनकी भी अपनी भूमिका और साधना है। तो ये कवियों की पंगत भी साधु संतों की पंगत है कहा जाए तो, सच्चे अर्थों में, क्योंकि झूठे अर्थों में तो साधु संग साधु की पंगत अलग है, जैसा कि हमारे विनोद भाई ने सुनाया भी अपनी कविताओं में। लेकिन ये जो संस्कार कविता देती है, अगर कविता देती है और वे संस्कार कहीं बचे रहते, मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात और कुछ नहीं सकती। और कविता एक भावुक की तरह, रसज्ञ की तरह, जुनून की तरह सुनी समझी, गुनी बुनी और गाई दोहराई जानी चाहिए, ये मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका एक बार फिर, आभार, अभिवादन। गुड नाइट।